अभिकर्मित अनुदेशन आपने कल शुरू किया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले मैंने आपको कल इसकी भूमिका बता दी, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये विधि दी किसने थी, स्किनर, और इसका सहयोगी कौन था, जेम्स हॉलैंड था इसका सहयोगी। कब की बात होती है ये, 1954 की बात है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में शायद जहाँ तक मुझे याद है मैंने बताया था कि यह विधि जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या बात हुई थी इस बार, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत की बात नहीं हुई थी क्या, हुई थी, हाँ ठीक है। यह विधि समग्रता के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, आगे एक और विधि पढ़ाऊंगा जिसके बारे में भी यही कथन चलेगा कि यह विधि समग्रता के सिद्धांत पर या गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर काम करती है। आपसे कभी ऐसे कोई व्यवहारिक सवाल वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे कोई चलते फिरते भी पूछ ले कि आपका जो सिलेबस जारी किया जाता है वो किस सिद्धांत पर होता है, वो हमेशा गेस्टाल्टवादी होता है। क्योंकि हमेशा हमारे सामने पहले पूरा पाठ्यक्रम आता है, उसके बाद में उसके टुकड़े आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लो जब थर्ड ग्रेड का सिलेबस आया तो सबसे पहले आपके सामने मनोविज्ञान के बिंदु नहीं आए थे। आप सबसे पहले देख तो ये रहा साइकोलॉजी का सिलेबस, इतना सिलेबस है, मतलब आपने पूरा सिलेबस सबसे पहले अवलोकित किया। तो समग्रता का मतलब होता कोई वस्तु अपने पूर्ण आकार में जब प्रस्तुत की जाती है वो समग्रता का सिद्धांत कहलाता। और इसमें भी होता क्या है वो सुनना ध्यान से। इस विधि के अंतर्गत मित्रों ध्यान रहे, सबसे पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ क्यों लिखा बात करूंगा, प्रस्तुत करते हैं। यह विधि है क्या, इसी कथन से समझाता हूं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पूरा सिलेबस बच्चों के सामने रखा जाता है। पहले उसको स्कूल में कक्षा में आपको पढ़ा दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, आपको करवाना है यहां पर क्या, स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य है कि आपको रिवीजन करना है उसका। स्वाध्याय हमेशा ध्यान रखिएगा, पाठ पढ़ाने के उपरांत पाठ का स्वाध्याय होता है स्कूल में, पहले नहीं होता है। क्योंकि पहले बच्चे को जानकारी नहीं होती कि इस पाठ में क्या है, इस पाठ में जो लेखक ने लिखा उन बातों का अर्थ क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये पढ़ाने के बाद में स्वाध्याय होता है। तो स्वाध्याय करने के लिए पहले तो क्या किया जाता है, बच्चों के सामने पूरा सिलेबस रखा जाता है। और पूरा सिलेबस रखा जाता है इसका मतलब वो ध्यान रखिएगा कौन सा सिद्धांत है, समग्रता। उसके बाद में पूरा सिलेबस जैसे ही बच्चों के सामने रखा जाता तो मान के चलिएगा उनके ऊपर मानसिक दबाव आना बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इतना सिलेबस कौन पढ़ेगा, इतना कब पढ़ेंगे। मैंने आपको जब पाठ विभाजन और चयन का सिद्धांत पढ़ाया था तब एक किताब का उदाहरण दिया था कि गाइड मार्केट से लेके आते हैं, फिर उसको फाड़ के कैसे पढ़ते हैं अपन, वही वाली बात है। फिर क्या किया जाता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के उपरांत मित्रों पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और बंटे हुए जो टुकड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्रेम। सीधा सवाल बनता है एग्जाम के अंदर। अभी कर्मित अनुदेशन में पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। बंटी हुई उस पाठ्य सामग्री को किस नाम से जाना जाता है, फ्रेम के नाम से जाना जाता है। फ्रेम का मतलब है एक चैप्टर के बहुत सारे पोर्शन बना के आपको दे दिए, ये यहाँ है या यहाँ है, ये यहाँ पर है। इससे तुम्हें क्या सुविधा मिली, इससे तुम्हें इस प्रकार की सुविधा मिलती है कि एक तो जैसे एक प्रश्न आया, जैसे मान लो आप हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हो, व्याकरण पढ़ रहे हो, तो व्याकरण पढ़ रहे हो तो व्याकरण में आपके एक शब्द आया नैना अभिराम, और उस नैना अभिराम का संधि विच्छेद है नयन धन अभिराम अ धन अ। तो जैसे ही आया नैना अभिराम आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, पूरी दीर्घ संधि ढूंढोगे, सारे उदाहरण तब जाके मिलेगा।
और एक आपके एक फोल्डर बनाया हुआ है कि आ प्लस आ के उदाहरण इस फोल्डर में ही मिलेंगे, इसी फ्रेम में, तो आप बाकी वाली फ्रेम क्यों खंगालोगे? आपको 4 अन्य चीजें खंगालने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पे जाओगे, 3 को छोड़ दोगे। तो ये क्या होता है, इसमें बालक को कोई भी सामग्री जब चाहिए होती है तो सीधी आ जाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप मेडिकल स्टोर पर जाकर के, अब तो तुम्हें सही समझ में आ गया होगा, लेकिन जब नए नए शहर में आए थे, इतने बड़े मेडिकल स्टोर हमने देखे थे। मैं मेरी एक अनुभूति बता रहा हूं आपको, वो शायद अगर मेरे साथ हुई है तो मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की मूल प्रवृत्तियां लगभग एक सी होती है। तब जब बड़े मेडिकल स्टोर जो शहर में है वो देखे थे, तब एक सवाल जरूर दिमाग में आया होगा कभी कि इनको कैसे पता चलता कि फलानी दवाई वहां रखी हुई है, और इनको याद कैसे? इतना याद नहीं होता है, उनके सॉफ्टवेयर है उनके कंप्यूटर में, वो क्लिक करते ही बता देते इस जगह पर। अब तो अपने को पता चल गया ये कैसे पता चलता है, बाकी नए नए आए थे तब ये समस्या होती थी। तो यही बात अभिकर्मित अनुदेशन में होती है। इसके अंदर फ्रेमिंग सिस्टम होता है जिसमें फ्रेम में जानकारी दी जाती है, ध्यान रखिएगा। और बालक को जो भी जानकारी चाहिए होती है वो संबंधित फ्रेम में जाता है। जैसे मान लो एक विधि लिखा रहा हूं, तो विधि के पद, विधि के गुण, विधि के दोष, अब 3 अलग अलग फोल्डर है। बच्चे को गुण चाहिए तो पूरी विधि नहीं पढ़ेगा, वो केवल गुण वाले फोल्डर में जाएगा, वहां से निकाल के चिपका देगा, ये रहा गुण यहां पर। तो यही अभिकर्मित अनुदेशन में होता है। और इसी आधार पर अभिकर्मित अनुदेशन के 4 पद पढ़े जाते हैं, जिसको पद चरण या सोपान कह सकते हैं। 4 पद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है तुम्हारे फ्रेम। नंबर 1 क्या होता है? तुम्हारे फ्रेम होता है। नंबर 2 होता है उद्दीपक, बिल्कुल। नंबर 3 होता है अनु, और नंबर 4 होता है, हाँ, चौथा कौन सा? अनुक्रिया होता है। काम की चीजें 2 है, 2 इस 2 पे डिपेंड है। काम की चीजें ये 2 ही है, बाकी ये 2 तो इनके अनुसार चलेंगे। अब आपसे कभी पूछ ले, सीधा ही सवाल आए, विधि विधि का नाम ही नहीं ले, वो सीधा ही कहे कि बेटा बता फ्रेम किसे कहते हैं, तो कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेम शब्द का प्रयोग केवल अभिकर्मित अनुदेशन में ही किया जाता है। तो फ्रेम का अर्थ होता है कि अभिकर्मित अनुदेशन में, या यूं कहें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, उसको क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं, याद रखिएगा। उद्दीपक, मनोविज्ञान में जरूर पढ़ा होगा आपने उद्दीपक। किसे कहते हैं उद्दीपक? उद्दीपक किसे कहते हैं? जो सीखने के लिए प्रेरित करता हो। सीखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा याद रखो, ऐसा कोई भी बाह्य वातावरण, वातावरण का तत्व, भौतिक अभौतिक कोई भी परिस्थिति होती है जो आपको कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित, मोटिवेट करती है। देखो 2 चीजें होती है, हम सांस इसलिए लेते कि मर जाएंगे, नहीं लेंगे तो। भाई सीधी सी बात, इसमें उद्दीपक की आवश्यकता ही नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो ये दीपक ही बुझ जाएगा, उद्दीपक कब काम आएगा? कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन तुम पढ़ाई कर रहे हो, अभी तैयारी कर रहे हो, रात दिन जागते हो, इतनी मतलब माथा फोड़ी, इतना संघर्ष, सुबह आते हो, शाम को वापस आते हो, देर तक जाते हो, इसके पीछे बहुत से उद्दीपक बैठे हुए हैं। वो आपके घर की परिस्थिति हो सकती है, वो आपके पड़ोस का माहौल हो सकता है, वो आज के सामाजिक जीवन की आवश्यकता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो, नौकरी की तैयारी गरीब करता है या गरीब को ही नौकरी चाहिए, ये गलतफहमी है। नौकरी के पीछे बहुत सारे तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे कई लोग भी मिलते हैं, आप देखते हो जीवन में, बड़ी बड़ी नौकरी लेकर के छोड़ देते हैं, उनके बहुत सारे कारण होते हैं। उद्दीपक कुछ भी होता है, आपको अच्छा या बुरा कार्य करने के लिए कोई भी चीज प्रेरित करती है। आपका दोस्त आपके जीवन में कई बार बुरे कार्यों का उद्दीपक बनता है। एक बार में क्या होता है, दोस्त नहीं मानता क्या मेरे को, ले कोई नहीं, चलता है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ले तू एक बार में कुछ नहीं होगा। मतलब क्या है, वो आपको प्रेरित तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। आप रोज मंदिर जाते हो, आराम से मुंह उठा के चले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुंह धोया चले गए, लेकिन फिर पता चला देवता के साथ कोई देवी भी वहां आती है। अब तुम आराम से बढ़िया से नहा धो के, क्रीम लगा करके, डीओ लगा के जा रहे हो, भगवान भी पूछ ले कभी, आज तक तो नहीं आया ऐसे। अब वो उद्दीपक है तुम्हारा, ध्यान रखे, अच्छे तैयार होके जाना। अब अपने आसपास में ध्यान रखा करो,
आदमी का चाल चलन नहीं, आदमी के कपड़े बदलते ही सोच लेना उसने अधिगम कर लिया, व्यवहार में परिवर्तन है उसके। बाकी तैयारी करने वाला लड़का कभी भी ध्यान रखना लोअर टी शर्ट से ऊपर नहीं आएगा सामान्य रूप से। वो रूम पे तैयार होके बाहर कहीं घूमने जा रहा, कहता ना मैं घूमने जा रहा हूं, वो भी ना धो करके, वो व्यवहार में परिवर्तन है, उसके अधिगम हुआ है, तो उसके कोई उद्दीपक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करता हूं अनुदेशन। सुने उद्दीपक क्या है, माफ कीजिएगा, वापस आओ। अब आपसे ये कहे कि अभिकर्मित अनुदेशन में उद्दीपक क्या है, तो मैंने आपको पाठ चयन विभाजन में क्या बताया था कि अपने पास में एक गाइड थी, वो इतनी मोटी गाइड थी, नहीं पढ़ पा रहे थे। जैसे ही उसके टुकड़े किए आपने, आपको लगा यार इतनी छोटी सी तो किताब है, मैं पढ़ लूंगा इसको आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो फ्रेम है आपका, वो फ्रेमिंग की क्रिया हुई है वहां पर, और जो फ्रेम में दी हुई सूचना है जो बिल्कुल छोटी छोटी बांट रखी है छोटे छोटे भागों में, वो क्या है, उद्दीपक है। तो फ्रेम में तो पाठ्य सामग्री है और छोटे छोटे भागों में बटी हुई पाठ्य सामग्री ही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, इसका मतलब वो क्या है, उद्दीपक है, ध्यान रखिएगा। अनुदेशन, अनुदेशन एक क्रिया है, फ्रेम में दी हुई जानकारी को लेकर के पढ़ना क्या कहलाता है, अनुदेशन कहलाता है। लेकिन क्या एक बार अनुदेशन कर लेने से याद होता है क्या, ऐसे हो जाए जादू हो जाए, फिर तो तुम रिट का लफड़ा पाड़ो ही नहीं, एक बार में याद हो जाए तो ले दे के 12 महीने कोई ढंग की बड़ी किताबें लेके बैठो, एक बार में तो होता है। लेकिन ऐसे प्राणी, एक बार में पढ़ने से याद होने वाले प्राणी, करोड़ों बच्चों पर एकाध बच्चा पैदा होता है। जैसे कौटिल्य देखा आपने, वो वाला कौटिल्य नहीं, ये जो छोटा टकलू चलता था चोटी वाला, ये एक बच्चे का पहले चला था, लॉकडाउन से भी पहले चला था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। वो क्या करता था, किसी किताब को पढ़ता, एक पेज को पढ़ने के बाद में फाड़ के फेंक देता था, एक पढ़ा फाड़ के फेंक दिया। तो कुछ समय तो लगा कि माहौल है ये, लेकिन वो बच्चा वास्तव में इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का था। वैसे विरले ही होते हैं, जब भगवान के पास में बुद्धि ज्यादा होती है और बाकी नीचे वाला स्ट्रक्चर कम होता है, तो सारी बुद्धि उसमें डाल दी, बोला तू जा आराम से आनंद कर। वैसे बाकी एक बार में पढ़ने से कहाँ याद होता है, अपने तो 500 बार पढ़ने के बाद में एग्जाम में ऐसे आंखें फाड़ के देखते, यार देखा देखा सो लग रहा है, पर समझ में तो नहीं आ रहा उत्तर क्या होगा। 20-25 बार पढ़ने के बाद में भी अभी भी बच्चों को पता नहीं है कि चूहा किधर जा रहा है, कुत्ता कहां भौंक रहा है, वो किस सिद्धांत में अपने बंदर जो है केले के चक्कर में बैठा हुआ है। मतलब इतनी बार पढ़ने के बाद नहीं होता है। तो सुनो आराम से, पाठ्य सामग्री फ्रेम, वो आपके लिए उद्दीपक, वहां से लेकर के सीखना अनुदेशन। लेकिन साथियों, एक बार में पढ़ाई नहीं आती है, आपको उस काम को बार 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 दोहराना होता है। मतलब क्या करनी पड़ती है, अनुक्रिया करनी पड़ती है। तो सीधा याद रखना है, फ्रेम तो होती है पाठ्य सामग्री, वही होती है तुम्हारे लिए उद्दीपक, उससे लेकर पढ़ना अनुदेशन, उस काम को बार बार दोहराना क्या कहलाता है, अनुक्रिया। हालांकि आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है, इन दो चीजों की जानकारी जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, वो याद रखना है। अब बात करता हूं इन तीनों अनुदेशनों की अलग अलग स्वतंत्र बात, जो प्रकार पढ़ाने वाला हूं, आपको ध्यान से सुने। अनुदेशन के प्रकार कितने होते हैं, 3। 5 की भी बात करूंगा। 5 अपनी जगह जो पढ़ा है वो सही है, हिंदी शिक्षण में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। उससे भी बड़ा व्यंग्यात्मक बिंदु यह आता है कि कई जगह 4 भी बताते हैं। हाँ, 4 भी बताते, बिल्कुल मैं सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस पर बताऊंगा। एक बात हमेशा याद रखें, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं वही है, मैं केवल ऑथेंटिक किताब के बेस पर बोल रहा हूं। आप मेरी किसी अपने शिक्षण विधियों का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, 20-22 घंटे का ही मैटर है। ग्रामेटिकल पोर्शन की किसी क्लास में भी आज तक मेरा स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है कि मैंने लिखा दिया चुपचाप पढ़ ले। सरकारी स्कूल की किताब क्या मानती है, कोर्ट किसको मानता है। कल को मान लो गलत लिखा दिया या मैंने मेरा ओपिनियन लिखा दिया, तो मुझे कोर्ट में ले जाना और जज को कहना सर ये रे ऑथेंटिक है अपने। जज पहले कूटेगा मुझे फिर रगड़ेगा तुम्हें। अपने पापा का कोर्ट नहीं है वहां पर, ऑथेंटिक किताबें चलती है, मतलब सरकारी किताब चलती है, वही मानी जाएगी। इसलिए कह रहा हूं आराम से सुनना बढ़िया से। मनोविज्ञान अलग मुद्दा है अभिकर्मित अनुदेशन में, क्योंकि मनोविज्ञान भाषा नहीं है,
मनोविज्ञान कोई भाषाई विषय नहीं है, ध्यान रखिए, उसको मत जोड़ना है इसके साथ में। अभिकर्मित अनुदेशन 3 रूप होंगे, और वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं वो सुनना। बहुत अच्छा, रेखीय, शाखीय और अवरोही। अब तीनों को प्रमाण के साथ बताता हूं कि 3 क्यों पढ़े, 5 क्यों नहीं पढ़े, उसका कारण बताता हूं। इनके अलावा 2 वेद और पढ़ा दिए जाते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, मूलतः हिंदी में 3 ही बातें हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरी हिंदी की कक्षा में 3 से चौथा बालक बैठ ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे इतने बच्चे बैठे हैं, 3 से 4 कैसे? जाल भरवा दो बोले। जाल समझते हो ना? कोई जापानी आया हुआ तो बता देना। मैं अच्छा, जाल किसको पता नहीं है? इसका कार्ड चेक कर लो, फोटो खींच लो। अब ये हो जाए ना दीपावली के बाद में, जब फसल काटी जाएगी गांव में, तब ले जाऊंगा जाल भरवाऊंगा तुमसे, तब याद रहेगा जाल क्या होती है। अच्छा, जाल पता नहीं इनको? गांव ले जा, काम करवा खेत में, इनसे पता चलेगा जाल क्या होती है। अरे रुक जाओ भाई, जाल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, मैंने ऐसे ही बोला है, सुनो आराम से। ऐसे थोड़ी पूछेंगे जाल की परिभाषा बताओ। अगर ऐसा पूछ ले एग्जामिनर तो गांव लेके आ जाना उसको अपने। अब सुन लो तसल्ली से तीनों बात। मैंने कहा मेरी कक्षा में 3 से चौथा बालक नहीं बैठ सकता। मतलब मेरा तथ्य यह है कि मेरी कक्षा में, हिंदी की कक्षा में 3 प्रकार के बालक ही पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में कि भाई 3 प्रकार के जीव होते हैं, 4 प्रकार के जीव होते हैं। जलीय होता है, नभ वाला अलग होता है, उभय वाला अलग होता है, थल वाला अलग होता है। तो ये इस प्रकार की बात कर रहा है। ऐसा मतलब थोड़ी है कि 3 ही जीव है। जीव तो बहुत सारे करोड़ों की संख्या में है, लेकिन 3 प्रकार के बालक बैठ सकते हैं, तो चौथा लेना ही नहीं है। अब देखो 2 भेद कौन कौन से। एक तो दिया जाता स्वनिर्देशित अभिकर्मित अनुदेशन, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। क्यों? क्योंकि इस अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत ही यही लिखा जाता है कि इसमें बालक अपनी गति से सीखता है। वो भेद नहीं है, वो सिद्धांत है जिसको मैं लिखाऊंगा, छात्र स्वगति का सिद्धांत। पुनर्बलन के बाद में आता हूं। उसके बाद एक भेद लिखाया जाता कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन। बेसिकली होता क्या है, इसमें अभिकर्मित अनुदेशन को सफल बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि डाटा जो अगले साल मुझे यही डाटा वापस काम में लेने हैं, तो फिर मैं उनको वापस क्यों बढ़ाऊं। इसके लिए कंप्यूटर एक अपने लिए संग्राहक का कार्य करता है। भाई अगर एक ही चीज मैं अगली साल वापस फिर से लेने वाला हूं, या उसमें से 80% वही मेरे काम आनी है, तो मैं 20% के लिए नया फॉर्मेट क्यों बनाऊंगा। मैं फॉर्मेटिंग तो वही रख सकता हूं, बाकी अगर संख्या ऊपर नीचे होती है मैं वही डाल दूंगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, संगणक की आवश्यकता पड़ती है। संगणक मतलब कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, इसलिए कहा जाता कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन। ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि फ्रेमिंग को सेव करने के लिए, उसको वापस कहीं काम लेने के लिए वो कंप्यूटर सही होता है। 3 प्रकार के बालक कौन से होते हैं वो सुनना। सबसे पहली बात बच्चों सुने, एक बालक जो पढ़ा जाता है वो आता है पिछड़ा बालक। दिखाई तो दे रहा है? ठीक है। क्या ये थोड़ा इधर मेरे को कुपोषित ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, दुबले पतले? हाँ, तो पिछड़ा बालक। जैसे बालक आया वैसे ही शब्द लिख दिया। उसके बाद में यहां आती है बात किसकी? तुम्हारी। प्रतिभाशाली। इसी में आते हो? कौन कौन इसमें नहीं आता है? अच्छा चलो बढ़िया है। उसके बाद में बच्चों आता है कैसा बालक? तुम आते हो इसमें। अब सुनो, अरे सुनो आराम से। ये तारीफ के साथ बेइज्जती है, बेइज्जती के साथ तारीफ है। इसमें सब कुछ है, चिंता मत करें। और मैं तो मानता हूं इंसान को सर्वगुण संपन्न होने का प्रयास करना चाहिए। होता नहीं है, जिस दिन हो जाओ उस दिन जोड़ा उठा के कैलाश पर्वत, फिर पृथ्वी पर रहने के लायक, क्योंकि तुम्हारा खुद का मोह भंग हो जाएगा। फिर वही सत्य की खोज में चले महात्मा बुद्ध की तरह।
अब सुनो ध्यान से, कई बार कह देते महात्मा बुद्ध बनो, महात्मा बुद्ध बने कैसे आदमी? वैसा साम्राज्य होना चाहिए, फिर शादी भी होनी चाहिए, वैसी सुंदर लुगाई होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, फिर महात्मा बुद्ध बने। ऐसे मोह माया से विश्वास उठे कैसे? मोह माया तो है ही नहीं। तो ऐसे बुद्ध बनने के लिए पहले शादी करना जरूरी है। सुनो बुद्धों, पिछड़ा बालक क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी अपना गणित का या किसी अन्य विषय का स्कोर कार्ड देख लेना, बीपीएल में ही थे लगभग सब के सब। प्रतिभाशाली बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने हर व्यक्ति के पड़ोस में एक प्रतिभाशाली पैदा होता, पता नहीं हम ही किसी के पड़ोस में क्यों नहीं पैदा हुए, बाकी हर पड़ोस में एक प्रतिभाशाली बालक पैदा हो गया। चाहे एक रूम लेके रह रहे हो तो भी आपको मकान मालिक क्या देगा, इस कमरे में एक लड़का रहता था, अब अपने को ये लगता रहता था मतलब आगे ये कहेंगे फांसी खा के मर गया, फिर वो कहते आरएस लग गया। अपनी सोच तो वहीं घूमती रहता था, बेचारा दुखी होगा, लेकिन वो चला गया। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, जैसे रूम कोई सेलेक्ट होके छोड़ता है तो ऐसे चाह होती है बच्चों के। अब तो कल्चर कम हो गया, पहले ऐसे बहुत भयंकर हुआ करता, इसी कमरे में रहना है तो फिर तो संसद में जाके रहो, तुम वहीं सोया करो शाम को, क्या पता सांसद वांसद बन जाओ तो देन सात पीढ़ी की खत्म। कहीं रहने से नहीं होता है प्रतिभाशाली। बच्चों, समस्यात्मक बालक का मतलब एक साइकोलॉजी में बहुत बार सवाल आता है, फिर तो इसको टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाने लग गया क्योंकि बहुत सरल हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड शैक्षणिक अभिरुचि की बात कर रहा हूं, जो पीटीटी और प्री बीएसटीसी में आता है, जिसमें 3 में नंबर मिलते हैं, 1 में नंबर नहीं मिलते, वो वाले में। समस्यात्मक बालक प्रतिभाशाली हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितने जने मानते हो सकता है, बताएं तो। क्या वो हाथ नीचे क्यों किया? नहीं होता है क्या? होता, कैसे बताएं तो। आप क्या इस तीनों में से किस में मानते हो? चौथा और बढ़ाऊं कुछ, इन तीनों को मिला के। बिल्कुल, समस्यात्मक बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। पिछड़ा प्रतिभाशाली क्या होता है बहुत स्पष्ट पता है। समस्यात्मक बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, लेकिन पिछड़ा होगा तो पिछड़े में रह जाता है। प्रतिभाशाली क्यों कहते हैं वो सुनना। समस्यात्मक बालक का मतलब है पढ़ाई से लेना देना नहीं है, ये पढ़ता तो बहुत अच्छा है लेकिन कक्षा में समस्या उत्पन्न करता है। जैसे आपको कई बच्चे ऐसे देखे होंगे, आप में से भी रहा होगा या कभी प्राइवेट स्कूल में किसी ने पढ़ाया तो उसने देखा होगा, एक आवाज अपने पीरियड में जरूर आती, सार रेवे कोनी। वो जो रेवे कोनी जो बच्चा था ना, वो बच्चा समस्यात्मक था, जो रह नहीं रहा था। या तो वो क्या करता, चौक फेंकता पीछे से, या पीछे क्या करता, शर्ट पे कुछ बना देता किसी के, या प्रकार डाल देता। कोई आतंकित बच्चा होता है जिसका मतलब समस्यात्मक नहीं, मां समस्यात्मक होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे खड़ा होता था उसके नीचे पीछे ऐसे रख देते, फिर कहते बैठ। ये अरे बच्चे होते हैं ऐसे उदंडी, उनको मार वार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके निश्चित डाइट होती है मार की, कि रोज के 10-15 डंडे खाने हैं, मतलब खाने हैं। 5 भूखे पेट प्रार्थना स्थल पर खाने मतलब खाने। वो प्रार्थना में आंख खोल के खड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं होंगे, जैसे जेब में कंकड़ डाल के लाएंगे, फिर ऐसे प्रार्थना स्थल पर मारते रहते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है। उन बच्चों से पूछा जाता है, कई बार पूछ लेना आप टीचर बनो, ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें मारते हैं। मारने को देखो, घर में कई बार आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए। मारने के बाद में डर भंग हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये कांड करने के बाद में इसकी क्राइटेरिया सीमा क्या है, बस इसके आगे कुछ नहीं होना है। कभी किसी अपराधी से पूछना, हमेशा ध्यान रखना, जीवन में दर्द तकलीफ जो होती है वो अगर पराकाष्ठा पर चला जाए उसके बाद में आदमी को दर्द होता ही नहीं है। कोई भी चाहे शारीरिक पीड़ा हो, अगर दर्द अपनी पराकाष्ठा पर चला जाए फिर आप उसको सहज लेने लग जाओ, यार हो रहा इसको होने दो। कभी कोई अपराधी है आस पड़ोस में, परिवार में, उससे पूछना, पुलिस वाले 2 पट्टे मार देना बढ़िया, तीसरे चौथे के बाद में कोई मारो उसको कोई मतलब नहीं, शरीर शून्य है उसका, उसको लगेगा ही नहीं। क्यों? दर्द होना था वो हो गया। बच्चे फिक्स होते, मारो कितना ही भले, वो समस्यात्मक बच्चे हैं। आप में से भी काफी ऐसे बच्चे रहे जो इंटरवल तक तो थे, इंटरवल के बाद लौट के वापस घर को ना आए, वो फिर तो बस गीत ही नहीं बजाता और फूल नहीं चढ़ाए तुम्हारे बैग पर, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो वतन वापस आए ही नहीं, तो वतन वापसी हुई नहीं। कुछ बच्चे ऐसे थे
जो 11th-12th में बेसिकली मैंने देखा था, छोटी कक्षाओं में नहीं होता था। क्या होता था, पॉलीथीन में 4 किताबें ले जाते थे, फिर उसको या तो आगे डाल के या पीछे डाल के बाईपास हो जाते थे, वापस नहीं आया। वो समस्यात्मक बालक है। और आपने ये सवाल जरूर देखा होगा प्री बीएसटीसी प्री बीएड में कि एक बच्चा स्कूल से भाग जाता है, इंटरवल के बाद वापस नहीं आता है, किसी कालांश में नहीं रुकता है, उस बालक के लिए आप क्या करोगे? अपने 4 ऑप्शन आते थे। पहला, स्कूल से नाम काट दोगे, दूसरा, उसके माता पिता को शिकायत करोगे, तीसरा, उसे मारोगे, चौथा, इसका कारण जानोगे। उत्तर तो था कारण जानो। और अपने स्कूल में पहले कूटा जाता, फिर घर वालों को बुलाया जाता, फिर भी मामला नहीं बैठता तो टीसी काटी जाती, फिर कहते अब तू वैसे ही जा तो रहा है, अब बता ये हरकतें क्यों करता था तो ये तो पहले पूछ लेते तुम लोग यार। तो ये बात होती है, ध्यान रखना। अब आओ वापस यहां से इस पूरे अनुक्रम को बिठाते हैं। सबसे पहली बात, इन तीनों के बारे में सुन लो एक बार, फिर से वापस दोहरा देता हूं ये वास्तविक स्वरूप में क्या चल रहे हैं। हाँ देखो, रेखीय, साक्ष्य और अवरोही। अवरोही मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, मूलतः हिंदी शिक्षण का भाग नहीं था। अवरोही को मैथमेटिक्स कहते हैं और यह गणित का हिस्सा था, इसका प्रयोग गणित में होता था, यह ध्यान रखिएगा। और यह बात क्यों बता रहा हूं, बाद में भी बता सकता था, पहले क्यों बता रहा हूं इसका कारण अब समझ में आएगा। सुनो, अब रेखीय, साक्ष्य और अवरोही में सबसे पहली बात सुने। यहां पिछड़ा बालक है तो साथियों पदों का आकार कैसा होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? अरे बालक पिछड़ा है इसलिए पदों का आकार कैसा? यहां पर पदों का आकार कैसा? यहां पर छोटा बड़ा। अब सुनो, अच्छे से सुनना, यहां से सवाल बना हुआ एग्जाम में। यहां पर कहा जाता है कि अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन में पदों की आवश्यकता नहीं होती है। अब आता क्यों? कई जगह तो लिखा हुआ मिलता है, इस तरह अनुसार होते हैं पद, बाकायदा मिलता है, लेकिन वास्तव में नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका कारण बताता हूं। गणित में तुम एक सवाल को कभी बच्चे को खंडात्मक नहीं सिखा सकते। सिखा सकते हो क्या कि बेटा जैसे देखो, एक आदमी 2000 रुपए 100% ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो इसका वार्षिक सरल ब्याज ज्ञात करना है, या सीधा ही लिख दूं सरल ब्याज ज्ञात करना, साधारण ब्याज। अब सुनो, अब आप बालक को ये थोड़ी बता सकते हो कि बेटा देख पहले ये ऐसे काम करना, ये याद कर ले कि मूलधन, दर और समय, ये जिस दिन याद हो जाए उसके बाद में तू सूत्र याद करना, और जब सूत्र याद हो जाए उसके बाद में इनका मान रखना, और जब मान रख ले तो उसके बाद में इसका उत्तर निकाल लेना। तब तक तो बच्चा पीछे वाला सब कुछ साफ हो जाएगा, उसके खत्म है। गणित में कोई भी सवाल कभी भी पद अनुक्रम में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए यहां पर आपको यह देखने को मिलता है कि इसके टुकड़े नहीं होते, बेसिकली लिखा हुआ मिलता। मैं भी लिखाता हूं, कई बार लिखाया मैंने कि पदों का आकार इस तरह अनुसार हो सकता है। अब 2 का पहाड़ा सिखा रहे हो, अब 2 का पहाड़ा सिखाओगे, उसको 10 बार मल्टीप्लाई करके सिखाओगे कि पहले आज सीख ले 2 एकम 2 और 2 दुआ 4, बस बाकी कल सिखाएंगे, या उसके 5 टुकड़े करेंगे। पहाड़ा तो पूरा सीखना पड़ेगा अपने को। तो खंडात्मक बातें नहीं की जाती, याद रखिएगा। बाकी अगर कभी लिखा है इस तरह अनुसार, गलत नहीं है। अगली बात सुने, पदों का आकार छोटा होता है। उसके बाद में जब इनका स्वाध्याय हो जाएगा, ये क्रिया मैं पीछे बता चुका हूं आपको, ये स्वाध्याय वगैरह। अब स्वाध्याय होने के बाद में इनका मूल्यांकन किया जा रहा है यहां पर कि ये रेखीय काम कैसे करता है, साक्ष्य काम कैसे करता है, और काम कैसे करता है। जब इनका मूल्यांकन किया जाए तो प्रश्नों का आकार, अब यहां छोटा बड़ा नहीं पूछा जाता है, आपको प्रश्नों के प्रकार पता होना चाहिए। बेसिकली प्रश्न 2 प्रकार के आते हैं, एक तो आता वस्तुनिष्ठ, एक आता निबंधात्मक। आगे जाकर के वस्तुनिष्ठ प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान में बढ़ जाता है, निबंधात्मक आपके लघुत्तर, अति लघुत्तर और दीर्घ उत्तरात्मक में बढ़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरी परीक्षा जो होती है वो प्रायोगिक परीक्षा होती है। देखो प्रश्न 2 प्रकार के आते हैं, परीक्षाएं 3 प्रकार की होती है, मौखिक होती है, लिखित होती है, प्रायोगिक होती है। वो मूल्यांकन के टॉपिक में बात करेंगे अपन उसकी, तो ये ध्यान रखना।
तो यहां पर प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे या निबंधात्मक होंगे पिछड़े बालक के लिए? भाई पिछड़ा बालक है तो छोटे छोटे सवाल लोगे वस्तुनिष्ठ वाले, या बड़े बड़े दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक लघुत्तर अति लघुत्तर लोगे? ये निबंधात्मक की आवाज कहां से आ रही? हाथ उठाएं। एक। और कौन कौन मानता निबंधात्मक? दो। मैं कारण पूछूंगा वहां आके, ठीक है। वस्तुनिष्ठ कौन कौन मानता? हाथ ऊपर करें। तीसरा प्रश्न नहीं है देवताओं, मैं वहां नहीं आऊंगा। बताओ वस्तुनिष्ठ कौन कौन मानता है? अच्छा तुम मानते क्या हो फिर? कोई भौमिया जी को मानते हो क्या? और सुनो ध्यान से भाई, देखो अपने पास दो रास्ते हैं। आपको ये कहूं कि पानी पीना है तो 3 प्रकार का पानी है मेरे पास में, ठंडा है, गर्म है, बहुत अधिक ठंडा है। तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं मेरे को चौथा पानी पीना है। चौथा फिर एक ही है, आपको लोटे में जाना पड़ेगा और वो लोटा कोई और लेके जाएगा, गंगा जी, वहां पिलाया जाएगा आपको। भाई 3 विकल्प अपने पास में, तो आपको उस विकल्प के अनुरूप चलना पड़ेगा। या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे या निबंधात्मक आएंगे। अब यहां पर होता क्या है, बच्चे थोड़े से भावुक हो जाते हैं, यहाँ इमोशन मार देता आदमी को। उसको लगता है यार बच्चा पिछड़ा हुआ है, तो अब सदे हो जाए तो काम बैठ जाता है। गलत है। वस्तुनिष्ठ में बच्चा फेल हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि वस्तुनिष्ठ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की बजाय सरल है? सरल है तो फिर पेपर आता तब बात करो उससे। कितने व्यंग्य की बात है, उत्तर सामने होता है फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और याद करो उस स्कूल के बालक को, वो आप ही थे कभी, जब आपको एक बिंदु मिलता था अगले को कहते थे तू बस ये बाबर वाले के पॉइंट पॉइंट बता दे, बाकी तो मैं छाप दूंगा पूरा का पूरा। वो बालक कहीं खो गया है। अरे अपने उत्तर सामने होता है, अपने को पता नहीं है, उत्तर नहीं पता, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए तर्क क्षमता चाहिए होती है, तार्किक क्षमता चाहिए होती है। और इसमें एक ही स्थिति हो सकती है, या तो बच्चा फेल होगा या बच्चा पास होगा। या आपके 100 में से 100 आएंगे या फिर आप बिल्कुल ही जो है फेल हो जाओगे। लेकिन प्रश्न जो है अगर निबंधात्मक होंगे तो सुनना ध्यान से, यहां पर पिछड़ा बालक जो है वो पास होने के चांस रहेंगे। कैसे वो बताता हूं, इसकी पूरी प्रक्रिया सुनना। इसमें क्या किया जाता है, ये वर्ष पर्यंत चलती प्रक्रिया। सिलेबस पढ़ाने के बाद में अमूमन तौर पर ब्लूप्रिंट आता है, और जो साल का जो शिविरा पंचांग कैलेंडर जो आता है, उस कैलेंडर के अंदर स्पष्ट लिखा जाता है कि 3 से 3.5 महीने का समय पूरे वर्ष में बालक को स्वाध्याय का मिलना चाहिए। अगर टीचर रेगुलर स्कूल आए, ईमानदारी से रोज पढ़ाए, तो अपने को पूरे वर्ष में 3.5 महीने का समय मिलता है। और 3.5 महीने अगर अभिकर्मित अनुदेशन अगर तुम करवाते हो तो कक्षा का कोई भी बालक तुम्हारे विषय में फेल नहीं होगा, ये तुम विश्वास के साथ कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अभिकर्मित अनुदेशन में रेखीय में क्या होता है वो सुनना। इसमें क्या करते हो, पहले तो तुमने सिलेबस को बांटा, बच्चों को दे दिया, फिर आपने बच्चों से कहा बेटा ये जो सिलेबस है इसको तू पढ़ लेना, और इसमें से पढ़ने के बाद में तू खुद क्या करना, तेरे टेस्ट के लिए तू खुद सवाल बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा कौन से सवाल बनाएगा, जो उसको आते हैं। बालक कौन है, पिछड़ा है, फिर भी वो प्रयास तो करेगा और उसको आते वो सवाल बनाए। अब आप कल्पना कीजिएगा, एक बालक रोज के 10 सवाल बनाता है एक विषय में। 3 महीने अगर वो रेगुलर स्कूल आता है तो महीने के 300 और 3 महीने के 900 सवाल, ऊपर नीचे करके वो कम से कम कितने सवाल बना लेगा, 500 सवाल कौन से बनाएगा, जो उसे थोड़े बहुत टूटे फूटे याद रहे। अब सुनना आराम से। उसके बाद में अगर तुम्हें क्या लगता है कि एक विषय में एक बालक एक किताब से 6 विषय, प्रत्येक बालक एक किताब से अगर 100 सवाल बना लेता है, तो तुम्हें क्या लगता है 100 सवालों में से एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, 100% आएगा। तो बालकों को तुमने 100 सवाल तैयार करवा दिए, अब वो एग्जाम में जाके कुछ लिखेगा कि नहीं लिखेगा। और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन वे तर्क क्षमता ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, अरे एक सवाल आ गया तुम्हारे,
निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला बताओ जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें 33 जिलों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है, कौन सा किसके साथ बनाता है। इसका मतलब कितनी तर्क क्षमता चाहिए। यहां पर कोई तर्क शक्ति नहीं चाहिए, तुम कुछ ना कुछ लिखो। अरे याद करो अपने अंग्रेजी का वो पेपर, अंग्रेजी का वो विषय, जब गुरुजी वर्ष पर्यंत अपने ऊपर मेहनत करते थे, उसके बाद में भी अपनी कक्षाओं में कई ऐसे होनहार छात्र हुआ करते थे जिसके बारे में गुरुजी भविष्यवाणी नहीं विश्वास के साथ कह सकते थे, ही इज नॉट मोर, अब और नहीं है, खत्म है, ये आदमी जा चुका है। मतलब सारे प्रयास खत्म हो गए। लेकिन याद रखना, एक सच्चे शिक्षक के प्रयास एक विद्यार्थी के लिए कभी खत्म नहीं होते। गुरुजी ने एक और तीर चलाया था अपने ऊपर। लास्ट वो 15 दिन जब सर्दियां जा रही थी, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा था, तब गुरुजी उन फेलियर बच्चों को लेकर बैठते थे और कहते मरो इधर बैठो, मैं बताता हूं तुम्हें, एक तुम्हारे एप्लीकेशन आएगी, कुछ नहीं करो तो रोते रोते टू द हेडमास्टर तो लिख के आना वहां पर। उसके बाद में यहां पर नीचे सब्जेक्ट लिखना, ये सब्जेक्ट की स्पेलिंग नहीं आती, SUB लिख के आ जाना। उसके बाद में यहां नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कभी प्रश्न की पहली लाइन मत लिखना, दूसरी लाइन को पहले यूं लिख देना, दूसरी बार में उल्टा लिख देना, पर उसको उतार के आ जाना, क्योंकि समस्या दूसरी लाइन में आती। पहली लाइन तो काल्पनिक होती थी, माना कि आप इस विद्यालय के छात्र रमेश हो, वो तो निश्चित था। दूसरे में समस्या, तो बोला दूसरी लाइन छाप के आ जाना, नीचे यहां मर के आना, दिनांक लगा देना और यहां पर नाम लिखना, योर ओबीडेंट, और नाम पेपर में आए वही लिखना। खुद के नाम के शौकीन बहुत होता है स्कूल का बच्चा, उसको लगता मेरा नाम लिखूं, ये करके नाम करके आ जाता वहां पर। ये नहीं सिखाया था, सिखाया था, गद्यांश सिखाया था इंग्लिश में, और गद्यांश नहीं होता तो यहां पर आधे महान आत्माएं होती ही नहीं। गद्यांश तो अपने पासिंग मार्क का आधार है, उसी की वजह से हम आए, वो एक नाम है, वो अपना केवट है गद्यांश, तो ध्यान रखिएगा। अब गद्यांश में अपने को क्या सिखाया गया था कि इस प्रश्न में ये स्पेलिंग है, तो गद्यांश में वो स्पेलिंग ढूंढ लेना और वो छाप लेना। समस्या उस समय आई थी, वो स्पेलिंग 3 बार आई थी जब, और कुछ बच्चे ऐसे थे देन खत्म, वैसे ही फ्री बैठे, तीनों वाक्य छाप देते, पेपर चेक करने वाला अपने आप डिसाइड करके ले लेगा तेरे को कौन सा लेना, देख ले। उसके बाद में कहानी आती थी, कहानी के बारे में भी सिखाया जाता था। तो ये जो चीजें सिखाई जाती थी, ये ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत बात कर रहा हूं, ये रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का हिस्सा होता है, ये ध्यान रखना। जहां पर पिछड़े बालक को पास कैसे करवाया जाता है, आओ साख्य में, यहां पर प्रश्न हमेशा वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर कभी प्रश्न पूछ ले इस तरह अनुसार और कैसे भी, क्योंकि गणित में बहुविकल्पी जैसा कुछ नहीं है। गणित में तो बहुविकल्पी आएंगे तो भी क्या करोगे, हल तो करना ही पड़ेगा। ऐसे है नहीं कि अच्छा ये 12%, हाँ आप में से कई ऐसी आत्माएं हैं जो गणित को आखिरी समय में पुराने सवालों को रटके भी जाएगी, और कई बार ऐसा तुक्का जम भी जाता, सीधा सीधा आ जाता, अच्छा ये पढ़ा हुआ था ये ले सीधा आ गया, आता है कई बार, लेकिन ऐसे भरोसा नहीं करना है, नहीं भी आए, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह अनुसार होते हैं। अगली बात सुने, पेपर का निर्माण बालक स्वयं करता है, यहां पर अनुदेशन आधारित होता है, यहां पर अनुक्रिया आधारित होता है। अनुदेशन आधारित का मतलब क्या है, आपको मैंने 6 पार्ट दिए, 6 पार्ट की फ्रेमिंग बना के दी, उसमें से आपने कहा हमने 3 की पढ़ी है, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ी पर पढ़ी है, मैं 3 पार्टों का टेस्ट लूंगा। अनुक्रिया का मतलब होता है एक काम का आपने अभ्यास कितनी बार किया है, वो होता है, इसके अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में बालक का आंतरिक पक्ष आता है कि बाह्य पक्ष आता है? बालक का कौन सा पक्ष कार्य करता है? आंतरिक। चलो, आंतरिक का मतलब ध्यान रखिएगा बुद्धि से होता है, जहां बालक अपने मन से तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। यहां पर बेचारे के पास में तर्क शक्ति कहां है? बाह्य का मतलब है जो चीजें उसके सामने है वो केवल उसी आधार पर चल रहा है, वो मन से कुछ नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कौन सा पक्ष काम आएगा, यहां पर तो फिर यहां पर कौन सा आएगा?
दोनों। हाँ ये बढ़िया, ये मारवाड़ी लॉजिक है, ध्यान रखना है। क्रियात्मक पक्ष सुनो, बाह्य पक्ष पता है, जो चीजें वही पढ़ रहा उसी पे डिपेंड है, उसी पे आश्रित है। उसमें अगर लिखा हुआ हाथी उड़ता, वो पढ़ रहा हाथी उड़ता, कोई मुद्दा नहीं, वो पढ़ रहा, कोई किंतु परंतु नहीं है। यहां पर बच्चा लॉजिक लगा रहा है और आंतरिक है। क्रियात्मक पक्ष का मतलब होता है जहां पर बालक का मानसिक जो कार्य है, मतलब मस्तिष्क जो है वो तो सक्रिय होता ही होता है, साथ में शरीर भी सक्रिय होता है, जिसे मनोविज्ञान में आपने कभी पढ़ा होगा तो उसे कहते हैं मनोगत्यात्मक विकास। पढ़ा मनोगत्यात्मक विकास, वो होता है। सीटेट में सवाल आया हुआ है, उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने कोलर का बंदर देखा होगा किताबों में, वैसे तो थे नहीं उस समय, कोलर के समय तो तुम, हाँ हो सकता है कि उसमें से तुम में से कोई कोलर था उस समय, या हो सकता बंदर था उसमें, वो एक अलग मुद्दा है। कोई केले के जीव में भी था, केला भी तो सजीव ही होता है, और मनुष्य बनने के लिए 84 लाख योनियां, तो केला भी एक उसी में आता है। खैर छोड़ो, अब सुनो, कोलर ने क्या किया था सूझ का सिद्धांत देने के लिए। उसने सबसे पहले उसको पिंजरे में बंद किया, फिर रखा भूखा। और आदमी को कोई वस्तु कब याद आती, जब उसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता। तो जैसे उसको भूख लगी, भूख लगते उसने अपना ध्यान किसकी तरफ आकर्षित किया, केलों की तरफ। तो उसने पहले तो छलांग लगाई, प्रयास किया, नहीं हुआ। तब उसने क्या किया था, वो प्लास्टिक का जो ड्रम या स्टूल जो कुछ था वो पास में लाया, उस पर चढ़ा, फिर भी काम नहीं हुआ। उसके बाद में उसका ध्यान किस पर गया, छड़ी पर गया, फिर छड़ी से तोड़ा। अब बताइएगा, क्या यहां पर उसके शरीर ने गति की कि नहीं की थी? क्या उसने दिमाग का प्रयोग किया कि नहीं किया था? ये कैसा विकास है, मनोगत्यात्मक। सीटेट 18 का पेपर उठा के देख लेना, छोटे बच्चे का कथन आया हुआ है कि एक छोटा बालक किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक स्टूल का सहारा लेता है। तो यहाँ पर कौन सा बालक का पक्ष है वो कार्य कर रहा है, वो क्रियात्मक पक्ष है। आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, मैंने पहले लॉकडाउन के दरमियान देखा था, क्रियात्मक पक्ष का ही उदाहरण था। बाप बेटा, एक पिता है और उसके एक बहुत छोटा सा पुत्र है, 2-2.5 फीट हाइट रही होगी उसकी। वैसे रील्स बनाते थे, उनके वीडियोस वगैरह बहुत सारे थे। तो एक वीडियो था उनका, हालांकि उन्होंने मनोरंजन के लिए बनाया, पर मैंने उसको उस दृष्टि से देखा, तो उदाहरण के लिए मैंने उसको ले लिया, कभी काम आएगा। क्योंकि तुम लोग किताबें ना देखो, रील्स तो देखते ही रहते हो। तो उसमें क्या था, एक ऐसे तार खींचा हुआ था लोहे का, पिता पुत्र दोनों जा रहे थे। पिता क्या करता, उसके ऊपर से छलांग लगा लेता है। तो बेटे को थोड़ी पता होता कि भाई मामला नहीं बैठे, उसको लगा यार ये आदमी कूद गया तो फिर हम भी कूद जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चा जैसे उसके पास में आता, उसको लगा नहीं माहौल खराब है, बेइज्जती का काम हो जाएगा, अपने से ये पार नहीं होगी। बच्चा वापस बैक आता है, आराम से जमीन पर लेटता है और गुलाटी खाते हुए तुरंत पास होकर के ऐसे आराम से कपड़े साफ करके पापा की तरफ इशारा करता है, मैं भी आ गया, कोई बात नहीं, तुम ऊपर से आए, मैं यहाँ नीचे निकल के आ गया, तार के पर आ गया मैं। इसमें क्या हुआ, इसमें मनोगत्यात्मक विकास है। बालक के शरीर ने गति की, लेकिन उससे पहले उसने अपने विवेक का प्रयोग किया, नीचे से निकल के, ये ध्यान रखिएगा। तो बाह्य पक्ष, इसी के आधार पर ध्यान रखिएगा। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं, और शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन को कैसा कहते हैं, आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी मोटी बातें याद रखें। इसके बाद में आपको सिद्धांत लिखाऊंगा, 5 सिद्धांत होते हैं, जो लघु सोपानों की बात करता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आता है, पुनर्बलन का सिद्धांत आता है, स्वगति का सिद्धांत आता है, और छात्र निरीक्षण। आप पुराने पेपर मिलाओगे तब आपको एक सवाल मिलेगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? और जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद 18 या 21 वाली रीट में आया था ये सवाल। तो वो आपको मैं आगे लिखा के अभी समझाऊंगा, लेकिन फिर ज्यादा हो जाएगा, साथ में लिखे। पहले लिखा कुछ भी नहीं था ना, भूमिका वगैरह। हेडिंग डाले अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन, हाँ, और लिखिएगा अभिकर्मित अनुदेशन की अवधारणा सर्वप्रथम
अभिकर्मित अनुदेशन की अवधारणा सर्वप्रथम डॉक्टर प्रेसे ने छात्र मूल्यांकन तथा पुनर्बलन देने हेतु प्रतिपादित की लाइन चेंज करके लिखिएगा। इस विधि को वास्तविक स्वरूप, सीधा लिख दे 1920 डॉक्टर प्रेसे पुनर्बलन और मूल्यांकन के लिए। ऐसे सीधे कथन मैं लिखा नहीं सकता, आप ऐसे अटका लो एक बार, वैसे प्रेसे नहीं आएगा कभी भी। आगे लिखिएगा, क्या बोला था, इस विधि का वास्तविक, बस इतना ही लिखा, इस विधि का वास्तविक स्वरूप 1954 में B.F. स्किनर व जेम्स हॉलैंड ने दिया। B.F. स्किनर व जेम्स हॉलैंड ने दिया। जेम्स हॉलैंड ने दिया। इस विधि में सर्वप्रथम संपूर्ण पाठ्यक्रम एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए यह विधि समग्रता अर्थात गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर, समग्रता अर्थात गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभिकर्मित अनुदेशन 3 प्रकार से होता है। अभिकर्मित अनुदेशन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, रेखीय, इसके सामने लिखो B.F. स्किनर। रेखीय के सामने, रेखीय का प्रवर्तन स्किनर ने किया था। रेखीय। साखीय, साक्य के सामने लिखो नॉर्मन क्राउडर। नॉर्मन क्राउडर। और लिखें अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, इसमें लिखें गिलबर्ट,
लाइन चेंज करके लिखे। अभिकर्मित अनुदेशन में, अभिकर्मित अनुदेशन में पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। बंटे हुए उस पाठ्यक्रम को फ्रेम कहते हैं। बंटे हुए उस पाठ्यक्रम को फ्रेम कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा। अभिकर्मित अनुदेशन के 4 पद, चरण या सोपान होते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन के 4 पद, चरण या सोपान होते हैं। नंबर 1 लिखे फ्रेम, फ्रेम। नंबर 2 लिखें उद्दीपक। नंबर 3 लिखें अनुदेशन। अनुदेशन। नंबर 4 लिखें अनुक्रिया। चार लिखें अनुक्रिया। उसके बाद में हेडिंग डालो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें लिखे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रयोग। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रयोग पिछड़े बालकों के लिए होता है। पिछड़े बालकों के लिए होता है। पदों का आकार छोटा, पदों का आकार छोटा, निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न तथा यहां पर प्रश्नों का निर्माण बालक स्वयं करता है। प्रश्नों का निर्माण बालक स्वयं करता है, क्योंकि पिछड़ा बालक बाह्य पक्ष पर कार्य करता है। बाह्य पक्ष पर कार्य करता है। बाह्य पक्ष पर कार्य करता है। इसीलिए रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं।
बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखें, यहां पर बालक सीखते हुए यहां पर बालक सीखते हुए वापस फ्रेम में नहीं जाता है। फ्रेम में नहीं जाता है, इसको रटे नहीं, समझे। फ्रेम में नहीं जाने का मतलब क्या हुआ? फ्रेम में क्या होती है आपके पास में? पाठ्य सूचनाएं होती है। पिछड़ा बालक अगर कोई गलत उत्तर देता है तो यहां पर शिक्षक को ऐसा निर्देश दिया गया है कि जैसे ही बच्चा गलत उत्तर देता उसे सही उत्तर की ओर ले जाओ। कल बात की थी हमने कि हमेशा बालक को सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। कैसे देना है? गलत उत्तर पर तो आपको उसे उत्तर के नजदीक ले जाना है, हिंट दे करके, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा वो वापस फ्रेम में नहीं जाएगा। वहीं अगर साख्य में बालक है और अगर गलती कर रहा है तो उसके पास में ये विकल्प होता है कि गलत प्रश्न होने के बाद में वो वापस जाकर के फ्रेम में और सूचना ला सकता है। तो ये कथन एग्जाम में कंपेयर करके पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे लिखिएगा, साख्य अभिकर्मित अनुदेशन। साख्य अभिकर्मित अनुदेशन। उसमें लिखे, इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं। इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं। प्रतिभाशाली बालक आते हैं। पदों का आकार बड़ा तथा पदों का आकार बड़ा तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग होता है। एक बालक अनुदेशन आधारित सीखता रहता है। एक बालक अनुदेशन आधारित सीखता रहता है, अर्थात उसका आंतरिक पक्ष सक्रिय रहता है। आंतरिक पक्ष सक्रिय रहता है। इस अनुदेशन के अंतर्गत बालक आवश्यकता पड़ने पर पुनः फ्रेम में जा सकता है। पुनः फ्रेम में जा सकता है। उसके बाद में लिखो अवरोही। अवरोही में एक दो बात ही लिखनी है क्योंकि अपने हिंदी में है ही नहीं प्रयोग इसका। अवरोही में लिखे, समस्यात्मक बालकों हेतु उपयोगी। समस्यात्मक बालकों हेतु उपयोगी। पदों की आवश्यकता नहीं होती है।
पदों की आवश्यकता नहीं होती है तथा छात्र का क्रियात्मक पक्ष कार्य करता है, छात्र का क्रियात्मक पक्ष कार्य करता है। हाँ भाई, अब बारी है वापस जहां से सवाल बनने की संभावना वहां से। वैसे तुम्हें पता होगा, जानकारी होगी बढ़िया से, बताइएगा। हाँ भाई, बताएं अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत कितने होते हैं? 5। हाथ खड़े करें एक बार, 5 छोड़े। बस 1 2 और कौन कौन है भाई? 3 4 5 6। हाँ गुरु जी, कितने सिद्धांत होते हैं? हाँ, एक विधि पढ़ाई थी मैंने आपको, या कुछ और बिंदु में मैंने अभिकर्मित अनुदेशन के 5 सिद्धांत बताए थे कभी एक दिन, याद है? कुछ तो बताए थे शायद, और बैच में बताए होंगे ना, आपको नहीं बताए? मेरे हिसाब से कोई और बैच में रहे होंगे फिर, क्योंकि मेथड 2nd ग्रेड में भी चल रहा है, आपके भी चल रहा है। आपको तो नहीं बताए, श्योर हो ना? हाँ गुरु जी, नहीं बताए? मैंने अभी बताए थे जब लिखाना शुरू किया था। अच्छा, कब बताए? बेटा सोया मत करो। मैंने 5 सिद्धांतों के नाम बोले थे और मुझे उस समय भी तुम पर अटूट विश्वास था कि जब मैं वापस पूछूंगा तो परिणाम वही आना है। सीता कौन? राम की मां, वो वाली स्थिति है। अब अभी सोच रहे कब पढ़ाए होंगे, मतलब हमें तो नहीं बताए। 5 के नाम, और 5 नहीं, नाम भी बोले थे मैंने। हाँ खैर कोई नहीं, इन चीजों को थोड़ा सा ना रिवाइज किया करें। अभी तो क्या तुम्हारा व्यस्त शेड्यूल है, सुबह क्लास से होती, शाम को क्लास होती, एग्जाम के बाद तुम फ्री हो जाओगे, उसके बाद में इसका बढ़िया से दोहराव किया करें। 5 सिद्धांत भूखे पेट, 5 दोपहर के खाने के बाद में, फिर शाम को सोने से पहले। एक बात लिख लो, कई बच्चों का होता है सर समय नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब 24 घंटे में तुम 48 घंटे पैदा करोगे। 24 को 48 घंटे तुम्हें बनाना है। कैसे बनाते हो? जिसने बना लिए उसका सिलेक्शन है। समय का अभाव सबके पास में है। कोई ऐसा नहीं है कि यहां से सीधे फ्लाइट लेकर के अंटार्कटिक महासागर वहां महाद्वीप पर चला जाता, वहां अभी 6 महीने दिन रहता है। एग्जाम उसका यही होना है। समय सबके पास कम है, तो थोड़ा सा जो है ध्यान दिया करे। तुम्हारी एक प्रवृत्ति है, अच्छी है लेकिन वो बुरी है। अच्छी है कि तुम्हें जब एक काम कहा जाता तुम उसको एक को ही करते हो। जैसे तुम, मैंने कहा ना अब लिखो, तब मैं बोल रहा हूं, वो तुम्हारे लिए एक आकाशवाणी, ऊपर से कोई बोल रहा है, जैसे कोई आवाज आती है, वो ठीक है बोल रहा है। उस समय तुम्हारा ध्यान, तुम अपनी तलवारों को तैयार कर रहे थे, इसलिए तुम्हें याद नहीं रहा। ये अच्छी इसलिए कि एक काम करते समय तुम एक करते हो, ये बढ़िया बात है। लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं है एक काम करते समय एक का ध्यान रखना है। ध्यान चौतर पे रखना, जैसे भर्तियों का रखते हो, इसमें नहीं हुआ तो उसमें, उसमें नहीं हुआ तो उसमें, और बाकी ध्यान तो तुम रखते ही हो। सुनो आराम से, सुनो आराम से, तसल्ली से। सिद्धांत होते हैं 5। कितने? 5। सबसे पहला सिद्धांत आता है मित्रों लघु सोपानों का सिद्धांत, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। सोपान मतलब होता भाग, भाग मन होता टुकड़े, टुकड़े मन होता है चरण, चरण मन होता पद। और ये चीज सबसे पहले लिखाई गई थी कि अभिकर्मित अनुदेशन में पाठ्यक्रम को छोटे 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 भागों में बांटा जाता है। भागों में बांट देने से पढ़ाई हो सकती है क्या? नहीं होगी।
नहीं होगी तो आपको क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, उद्दीपक। और जैसे ही उद्दीपक मिला, उद्दीपक मिलते ही ध्यान रखिएगा क्या होगा, आदमी सक्रिय हो जाएगा। और कौन सा सिद्धांत काम करेगा, सक्रिय अनुकूलता का सिद्धांत। यह मनोविज्ञान में एक स्किनर का सिद्धांत चलता है जिस पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत चलता है, हाँ कौन सा, क्रिया प्रसूत का। पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको याद रखना है ये किस पर काम करता है, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर। और जैसे ही बालक सक्रिय होता है तो उसके पीछे ढील नहीं देनी है। जैसे तुमने तैयारी को दे दी थी, रीट जस्ट दिया ही था। देखो और बता दूं, वो बालक आपसे कहीं आगे है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे। जिसने रीट देते ही दूसरे दिन ये नहीं सोचा कि अब कुछ दिन गांव जाके आ जाता हूं फिर तैयारी करूंगा, वो अगर वापस तैयारी में लग गया 1-2 दिन अपने रूम पे सोने के बाद में, वो तुमसे कई कदम आगे जा चुका है। हालांकि ऐसा नहीं तुम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य की आदत होती है पीछे देखना। तो पीछे तो देखेगा कहां तक पहुंचे हैं B1 वाले, तो वो स्पीड को कम करेगा, लेकिन अपने को थोड़ा बढ़ाना है। तो ऐसे नहीं है कि ढील दे दो। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत काम करते ही मित्रों याद रखना है किसका उपयोग कर लेना, प्रतिपुष्टि का। उसको बोलना शाबाश बहुत अच्छे। अरे घर पे काम करवाना होता है या कोई शादी ब्याह होता है तब पुनर्बलन प्रतिपुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है। यूं ढीलो ढीलो 40 जने लुगाई कुण दे थने, ऐसे कर करके डोकरे कितना काम करवाते हैं अपने से। और उस बच्चे को भी लगता है अगर थोड़ा टाइट चलूंगा तो शायद क्या पता यहाँ आए हुए में कोई पसंद कर ले कि आजा वरमाला पहना दो तेरे को। वैसे मूर्ख बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो प्रतिपुष्टि का सिद्धांत मिलना चाहिए। कोई भी काम करते जब देखा करो, बुजुर्ग बहुत समझदार हुआ करते थे, वो बालकों को प्रतिपुष्टि देते रहते, शाबाश वाह देखो इसको, देखो ये जवान आदमी है ये कर लेगा। और उस समय लगा अब तो हम धरती फाड़ देंगे, ये तो इतना छोटा सा काम है। तो वो प्रतिपुष्टि होती है। प्रतिपुष्टि आदमी की गति को त्वरित बढ़ाती है, ध्यान रखिएगा। अरे कुत्ता भी प्रतिपुष्टि देने पे भागता, खैर हम तो मनुष्य हैं, किसी के पीछे भगाते हो ना गली में कुत्ते ऐसे इशारा करके भाग इसके पीछे, तो वो वाली बात है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रतिपुष्टि जैसे ही हो गई तो बालक क्या करेगा, स्वगति का सिद्धांत। एक बार बस उसको कहना शाबाश बेटा, फिर बेटा जाने और बेटे का काम जाने, पीछे आग लगे सारी चीजों, वो अपने आप कहेगा। क्यों, वो इंतजार करेगा अब शाबाश 2 बार आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन केवल ऐसे ही नहीं प्रतिपुष्टि देके उससे काम करवाते रहो, उसके काम की गति रुक सकती है। इसलिए क्या होना चाहिए, समय समय पर ध्यान रखना, छात्र परीक्षण होना चाहिए। बोले तो चेक करने जाना, नहीं तो शाबाश बेटा जो है वो वापस शाबाश कर देगा, वहीं रोक देगा काम को। बोले शाबाश देने तो आया ही नहीं, वो शाबाश का रिजल्ट क्या है। अगर तुम्हें ये कह दूं कि तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मेहनत करो, पढ़ते रहो, एग्जाम अगले जन्म में ले लेंगे, जैसे ही पैदा होते हो आ जाना आप। कहने का मतलब अगर तुम्हारा परीक्षा ही नहीं हो पढ़ोगे क्या भाई। उस दिन भी मैंने बात आपको कही थी कि एग्जाम, एक तो भर्ती आना, एक भर्ती नहीं आना, एक भर्ती के बाद डेट आ जाना, एक निकट आ जाना, हमारी सब समय की गति अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम बिल्कुल पास में होता 20 दिन होते हैं ना, उस समय भी 24 घंटे होते दिन में। और बता दूं मैं, फिर भी पढ़ने वाला बच्चा कितना पूरे दिन में कितने पेज पढ़ लेता है। वो कभी कभी तो शाम को खुद अवलोकन करता है, उसको भरोसा ही नहीं होता, मतलब आज मैंने इतने पेज पढ़े हैं, गति स्वतः ही बढ़ जाती, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, जिसे संपुष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे संतोष का सिद्धांत कहते हैं। संतोष आस पड़ोस वाला नहीं, ध्यान रखिएगा। संतोष का सिद्धांत में आत्मतुष्टि, अच्छा लगे, काम करने के बाद में एक अच्छी अनुभूति। और ये संपुष्टि का सिद्धांत ध्यान रखिएगा थॉर्नडाइक का है। हालांकि ये यहां पर थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, संपुष्टि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का था, उसके आधार पर यह प्रतिपुष्टि का सिद्धांत आया था। थॉर्नडाइक हमेशा आप देखना पुनर्बलन के पक्ष में था। अब वैसे पुनर्बलन की शुरुआत क्लर्क हल से पढ़ते हो, हल भी आता है पुनर्बलन के अंदर तुम्हारे, हल आता है, हाँ हल आता है।
और वो परिभाषा तो हॉल ने दी थी, हल ने दी थी, तूफानों वाली हॉल ने दी थी। हाँ ठीक है, मतलब जो भी आपको याद है, अच्छे बच्चे हो, हाँ ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाता कई बार कि एक तो ये पूछा जाता है कि आपके सक्रिय अनुकूलता या अनुकूलन का सिद्धांत है, वो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर, ये तो इसके घर का ही था। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। स्वगति स्किनर का ही है। और छात्र परीक्षण मूल्यांकन जीवन में हमेशा जरूरी होता है, इसीलिए तो कहते हैं जब भी शाम को सोते हो तो मूल्यांकन क्या करें। मूल्यांकन एक ही वाक्य का करना है, मैं जिस उद्देश्य के लिए इस कमरे में बैठा हूं, इस जगह बैठा हूं, क्या मैं उस पर कार्य कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। लिखो अभिकर्वित अनुदेशन के सिद्धांत, और पांचों सिद्धांत उतार लो बढ़िया से। मैं बोलता हूं वैसे गर्दन ऊपर करोगे, समय लगेगा। लिखो नंबर 1 लघु सोपानों का सिद्धांत। लघु सोपानों का सिद्धांत, लघु सोपानों का सिद्धांत। दूसरा सक्रिय अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलता का सिद्धांत। इसके आगे लिख देना क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इससे प्रेरित था ये, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। उसके बाद में लिखे प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, प्रति पुष्टि का सिद्धांत। आगे लिख देना थॉर्नडाइक का संपुष्टि का सिद्धांत, जिससे प्रेरित है संपुष्टि। संपुष्टि का सिद्धांत। पांचवा लिखिएगा, सॉरी चौथा लिखिएगा स्वगति का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत। और पांचवा लिखिएगा छात्र परीक्षण या मूल्यांकन का सिद्धांत, छात्र परीक्षण या मूल्यांकन का सिद्धांत। हाँ भाई, अब सुने आगे की बात। प्रदर्शन और प्रयोग प्रदर्शन एक ही, ध्यान रखिएगा। हिंदी में प्रयोग नहीं आता है, केवल प्रदर्शन आता है, क्योंकि हिंदी में प्रयोग जैसा कुछ है ही नहीं। कारण हिंदी एक तकनीकी विषय नहीं है, हिंदी में कोई प्रयोग नहीं कर सकते। एक बढ़िया सा सुंदर सा सवाल, उससे पहले एक और छोटा सा सवाल। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? क्लियर? आंखों के सामने। अब सुनना बढ़िया से, सवाल सुनना। सवाल यह कहता है कि निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की किस विधि में बालक को सिखाई जाने वाली वस्तु का ज्ञान उस वस्तु को मॉडल यानी प्रतिमान या मूल रूप में बालक के आंखों के सामने रखकर फिर उसका ज्ञान दिया जाता है? प्रदर्शन विधि के प्रत्यक्ष विधि? आंखों के सामने की बात कर रहा हूं। अच्छा, प्रदर्शन, हाथ ऊपर करे प्रदर्शन वाले, जो इतनी प्रगाढ़ आवाज आ रही है। ये देखो, यहां खेमा इतना बोल रहा था, फिर हाथ इतने ऊपर ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो। आप अभी आपको स्कैन किया जा रहा है। अच्छा,
ये है प्रदर्शन के साथ में। अच्छा, इस तरफ प्रदर्शन आ रहा है, मेरे इस तरफ आ रहा है, हाँ। अच्छा, पीछे वाले इसका इशारा कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन मानता है? मानता क्या फिर? पीछे वाले तो प्रत्यक्ष मानते हैं। अब कौन कौन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, नोटा तो है ही नहीं अपने यहां पर। हाँ भाई, प्रत्यक्ष एक तो मैंने धकेला है कि प्रत्यक्ष मानते हो। प्रत्यक्ष मानता कौन कौन? कि मैं मानता हूं कि जब वस्तु आंखों के सामने रख के सिखाई जाती है वो प्रत्यक्ष विधि है। ऐसा लड़कियों के सिलेबस में नहीं है विधियां, हाँ, ये तो विधि का विधान है। सुनो भाई, ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा, वैसे उत्तर जिन्होंने प्रदर्शन दिया बहुत अच्छा, आपका ज्ञान बढ़िया है, आपने देखा है या याद रहा है। देखो, एक तो बात सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एक बेतुका आधारभूत तथ्य है कि कई बच्चे, हो सकता है इवन कोई शिक्षक भी ऐसी टिप्पणी कर दे कभी कि बच्चों को, रीट वालों को कुछ नहीं आता, थर्ड ग्रेड वाले कुछ बच्चे बैठे, कुछ को कुछ नहीं आता है, तुक्कों से पास हुए। मैं इस बात को कभी मानता ही नहीं हूं कि 90 तुक्के सही हो जाए, वो भी मारवाड़ी बच्चे के इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग वहां से आते हैं, जब तुक्का लगाते हैं ना, प्रश्न घरा के पढ़ते हैं जिसमें तुक्का लगाते हैं, तो सवाल सही होने का तो चांस ही नहीं है। और वास्तव में तुक्के की प्रायिकता जो होती है वो ये होती है 1/16। एक सवाल तब सही होगा जब 16 गोरे काले गलत हो जाए, तो 15 तो खोटे और 16वां सही है। तो ये तो भूल जाओ तुमने पढ़ सब रखा है, पर तुमने रीट में एक गलती की थी छोटी सी। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे, बल मैं हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा किसी के, जिन्होंने आखिरी 15 दिनों में अपनी रेल को बुलेट ट्रेन बनाया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 15 दिन मतलब सब कुछ झोंक दिया, बोला एक बार इसमें नाका लग जाएगा, बाद में दम लगा देंगे। बस वो बच्चे विद्या पढ़ के नहीं गए थे, वो बस इनको राम भरोसे लेके गए थे कि जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। क्योंकि उस समय अपन 83-90 का आंकड़ा लेने गए थे। और बहुत सारे, जैसे तुम लोगों ने रीड से पहले थर्ड ग्रेड ज्वाइन किया, इसके पीछे दूसरा आधार यह भी है कि लगभग पहले बारे में तुम लोगों का नाका लगा हुआ था। तो बहुत समय हो गए, वो तो सिंधु सभ्यता के समय हुई थी वो तो रीट, तकरीबन हो गए होंगे 100-125 साल। राखलदास बनर्जी था उस समय तो बोर्ड का अध्यक्ष अपने। तो ये त्यार थोड़ा भूल भाल गए, लेकिन वापस आते ना चीजें वापस कहीं ना कहीं दौड़ती है। सवाल इसलिए पूछा कि प्रत्यक्ष शब्द का तुम्हें अर्थ आता है कि आंखों के सामने, और सवाल में भी यही लिखा होता है कि वस्तु आंखों के सामने। तो बच्चा क्या होता, थोड़ा भावुक हो जाता, प्रत्यक्ष देख के भाग जाता उसकी तरफ। लेकिन वो विधि वास्तव में कौन सी होती है? प्रदर्शन होती है। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का किसी वस्तु ज्ञान से दूर तलक संबंध ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। प्रत्यक्ष विधि भाषा सिखाने की विधि है, यह ध्यान रखिएगा। तो सुने कहानी, आपस में बातें नहीं करें, यह ध्यान रखना है। अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहें। हाँ भाई, सबसे पहले इसका इतिहास की बात करें तो आपको जानकारी के लिए बता दूं इस विधि के बारे में। सुन लो आराम से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए आपके। बोकिल और गुइन 2 नाम मिलते हैं आपको। एक तो याद रखना, कुछ विधियां कभी भी ऐसे नहीं लिखी जाती कि इसका परिवर्तन इसने किया था। कुछ बातें बिखरी हुई होती है, उनको समेट के हम परंपरा में लाते हैं। वास्तव में ये विधि जो दी थी वो बात बोकिल ने सबसे पहले की थी। कारण की बात करता हूं, भारत के संदर्भ में बोकिल के ही विचार थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसको सबसे पहले 1901 में गुइन लेके आया था। तो प्रवर्तक आया ही नहीं है, आता ही नहीं है। आता है तो सबसे पहले बोकिल के साथ जाए, बोकिल नहीं आता, गुइन के साथ जाना, याद रखिएगा। अब प्रत्यक्ष विधि है क्या, इसका उपयोग क्या है? तो साथियों ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष विधि की बात करता हूं तो इस विधि में दूसरी भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। दूसरी भाषा का ज्ञान करवाने का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से सुनना। इसका एक कथन जो एग्जाम में बनेगा और बना हुआ है, और शायद हम अपेक्षा रखते इस बार भी आएगा। देखो, दूसरी भाषा का ज्ञान करवाने के बहुत सारे तरीके हैं।
मैं आपको द्विभाषी से करवा दूं, व्याकरण अनुवाद से करवा दूं, व्यतिरेक से करवा दूं, लेकिन प्रत्यक्ष विधि का एक अपने आप अलग तरीका है। इस विधि में यह बताया जाता है कि एक बालक ने जैसे मातृभाषा सीखी वैसे ही तुम दूसरी भाषा सिखाओ। हमने मातृभाषा कैसे सीखी? भाषा किससे सीखी हमने? अनुकरण से। किससे सीखी? अनुकरण से। वैसे ही ये कहता है ना कोई सिद्धांत पढ़ाना है, ना कोई नियम बताना है, ना व्याकरण पढ़ाना है, केवल एक ही बात, जैसे मातृभाषा सीखी वैसे, मतलब नैसर्गिक तरीके से। अब नैसर्गिक तरीका क्या हो सकता है? अब मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं, उदाहरण के लिए। सिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरी अंग्रेजी इतनी भारी है कि तुम समझ में ही नहीं आएगी। पहले आप जेठालाल की इंग्लिश सीख के आना, वो समझ में आ जाए तो फिर इस यूनिवर्सिटी में आना, मैं आपको सिखा दूंगा। अब सुनो आगे की बात। अब मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं। अब सुनना, अंग्रेजी के तरीके क्या? तरीका नंबर 1 तो ये होता है कि तुम्हें काल सिखाया जाए, टेंस। पता नहीं अंग्रेजी कैसे सिखाते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी जब भी व्याकरण पढ़ाया जाता है तो छोटी कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में हमेशा कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं? अब भी मेरे हिसाब से टेंस ही पढ़ाते होंगे। उस समय भी ता है, ती है, रहा है, रही है, रहे है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और आईएनजी। मारवाड़ी आदमी ने एक ही चीज ली है वहां से, आईएनजी का प्रयोग, बाकी कुछ भी नहीं लिया। कई बार हम लोग मारवाड़ी बोलते बोलते भी आईएनजी लगाते हैं। खाना खाएंगे, वहां जाएंगे, वो आईएनजी आज भी काल वाला चल रहा है। अब अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं, एक तो तरीका होता है मैं तुम्हें पहले उसका व्याकरण सिखाऊं फिर अंग्रेजी सिखाऊं, लेकिन मातृभाषा की तरह कैसे सिखाऊंगा? तो मित्रों, हमने मातृभाषा कैसे सीखी थी वो सुनना। मातृभाषा आपने अपने घर में जिस लोगों से बातचीत हो रही थी वही सीखी थी। इसको टीवी कहा, घर वालों ने इसको पेन कहा, इसको घड़ी का, इसको कमीज का, हमने कहना सीख लिया। तो ये कह रहा अंग्रेजी भी वैसे ही सिखाओ, तो इसके लिए तो अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए। तब यहां पर प्रत्यक्ष विधि ने एक तोड़ निकाला। बोला एक बालक जब विद्यालय में रहता है तो शिक्षक उससे केवल उसी भाषा में बात करेगा जिस भाषा का ज्ञान उसको करवाना है। तो समस्या नंबर 1, बात करोगे कैसे? बच्चे को तो आती नहीं है, सिखाओ बच्चे को। तब कहा कि जो रोजमर्रा के वाक्य बोलता है बालक, देखो स्कूल में भी एक बच्चा कुछ बातें निश्चित बोलता है, जैसे नमस्कार, पानी पीने जाऊं सर, टॉयलेट करने जाऊं, बाहर जाके आ रहा हूं, मुझे नहीं आता है, नीचे बैठ जाऊं क्या, खड़ा हो जाऊं क्या, सर ये ऐसे कर रहा है, सर वो बदमाशी कर रहा है। अपन 70% शब्दावली स्कूल में रोज एक ही बोलते हैं, 30% बातें नहीं बोलते हैं। तो 70% जो बातें, जब बच्चा कहता मैं पानी पीने जाऊं तो उसको रोको और बोलो ऐसे नहीं बोलेगा बेटा, आज से इंग्लिश में बोलेगा। तो इंग्लिश में बोलेगा तो मैं को आई कहेगा, जा रहा है तो गोइंग बोलना है, पानी नहीं वाटर पिएगा, आज से तुम बंद है पानी पीना तेरा, ये वाक्य ऐसे बोलेगा। मैं जब कहता हूं सिट डाउन तो बैठ जाना है, स्टैंड अप खड़े हो जाना है। तो ऐसे वाक्य बोलने हैं। कोई बच्चा नहीं रह रहा तो आज से बदमाशी को ये कहेगा, कोई गाली दे रहा तो गाली को इंग्लिश में ये कहेगा। इससे क्या हुआ? उसने कहा कि बालक के साथ बातचीत उस प्रत्यक्ष भाषा में शुरू कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर नोट करना एक बात को, आप बालक को मातृ भाषा की तरह सिखा रहे हो, लेकिन साथियों आपने एक बात को नोट किया होगा, यहां पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। ये सीधा सवाल बनता है एग्जाम में। भाषा शिक्षण की वह विधि जिसमें दूसरी भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग करते ही नहीं है। हम मातृभाषा की तरह जरूर सिखा रहे हैं, प्रयोग नहीं करते, क्योंकि सिखा तो नहीं भाषा रहे हैं। यह ध्यान रखिएगा। यह है प्रत्यक्ष विधि की एक छोटी सी भूमिका। उसके बाद में बात करता हूं इसका प्रयोग भारत में कहां, क्यों, कैसे। सबसे पहली बात, भारत में तो 3 भाषाविदों के नाम आते हैं। एक तो आता है आपके टिपिंग, एक आपके आता है येट्स, एक आपके आता फ्रेजर। टिपिंग बैठा था बंगाल में, येट्स बैठा है मद्रास में, फ्रेजर बैठा है मुंबई में। ये क्या हुआ था? ये अंग्रेजों के समय विधि आई थी। सुनना, इसका मैं आपको एक इतिहास छोटा सा अतीत बताता हूं।
ये मूलतः विधि तो थी अंग्रेजी भाषा शिक्षण की। इसको इजाद करने के पीछे उद्देश्य जो थे वो अंग्रेजों के बहुत बड़े उद्देश्य थे। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, इंग्लैंड ब्रिटेन जिसको अपन कहते थे, बहुत छोटा सा देश है। तकरीबन जहां तक मैंने किताबों में पढ़ा, राजस्थान के इक्वेलेशन में भी शायद कम आता है। और जनसंख्या अगर यूपी वालों को खुला छोड़ दे इंग्लैंड के अंदर, तो वो कंधों पे उठा के भारत ला सकते हैं, इतनी सी जनसंख्या उनकी। मतलब ये मानो कि ईश्वरीय कृपा यूपी में कितनी भयंकर बरसी हुई है। तो इतनी सी जनसंख्या, और एक समय ऐसा था जब उसके 54 उपनिवेश थे, इतने देश गुलाम थे उसके। इसके पीछे शारीरिक शक्ति नहीं थी, मानसिक शक्ति थी। तब क्या हुआ, अंग्रेजों की बड़ी समस्याएं थी। देश से कितने लोग बुलाए, अंग्रेजी तो सिखानी पड़ेगी किसी को, तो यहाँ के लोगों को। तब इन्होंने ये सबसे पहला प्रयास भारत में भी किया। उस समय पहला प्रयास कहीं किया होगा, लेकिन ये प्रयास भारत में भी हुआ था। और ये आप नाम देख रहे हो, बंगाल, मद्रास, मुंबई, ये अंग्रेजों के समय के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि यहां पर बंदरगाह थे। हवाई यात्रा तो होती नहीं थी यहां पर, तो यहां बंदरगाह थे। आपको पता कि उस समय जितना भी आवागमन ज्यादातर होता था वो समुद्री मार्ग से ज्यादा था। तो यहां पर भारतीयों ने हालांकि इसका विरोध वगैरह किया था। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे लगे थे, ये लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों की ये भूल थी कि भारतीय अंग्रेजी नहीं सीखे थे। अगर भारतीय समयगत जब अंग्रेज चाहते, तब अगर अंग्रेजी सीख जाते भारतीय, तो शायद स्थितियां बहुत पहले अलग हो जाती। क्योंकि अंग्रेजों की अंग्रेजी समझने के बाद में भारतीयों ने उनकी 51 साल में रेल बना दी थी, निकाल दिया था उनको। क्योंकि आप दो जने बात क्या कर रहे हो मुझे पता ही नहीं चले, तुम्हारा मंतव्य क्या, तुम्हारे विचार क्या, तुम्हारी सोच क्या है। भारत वालों ने बस एक ही बात रट पकड़ ली, अंग्रेजी अंग्रेजों की है, अपने को नहीं सीखनी है। अरे सीख लेते समय से तो उनकी विचार, उनकी चाल, उनकी बातें सब पता चलती। तो भारत में लाए थे, लेकिन इसका बाद में भारत में बहुत अच्छा प्रयोग किया गया था। भारत में इसका प्रयोग किया जाने लगा शिक्षा के क्षेत्र में, मूलतः संस्कृत और हिंदी सिखाने के लिए। अहिंदी क्षेत्र जितने भी थे वहां पर हिंदी सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। हालांकि प्रयोग असफल रहा था, कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि हिंदी आज भी 9 राज्यों में सीमित है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है, उसके बाद हिंदी कहीं नहीं है। उसके बाद में इसका दूसरा प्रयोग किया गया था संस्कृत के लिए। संस्कृत जिसको हम देव भाषा कहते हैं, कोशिश की लोगों को संस्कृत सिखाया जाए। लोग तो हिंदी नहीं सीख रहे हैं, संस्कृत कहां सिखाई जाएगी। संस्कृत को अपन देव भाषा कहते हैं। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के बीच किसी शब्द को लेकर विवाद हो तो संस्कृत पहले मानी जाएगी। संस्कृत परिनिष्ठित भाषा है, लेकिन फिर भी संस्कृत गायब हो गई। और वकील ने अपनी पुस्तक लिखी थी संस्कृत पर, ए अप्रोच टू संस्कृत, जो इस विधि के लिए लिखी थी। और उसमें स्पष्ट लिखा था कि हिंदी और संस्कृत सिखाने के लिए प्रत्यक्ष विधि से बेहतर विधि नहीं हो सकती। क्योंकि अगर तुम बोलना सीख लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास आ जाता कि नहीं, मैं भाषा सीख तो जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये प्रयोग असफल रहा था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, भारत में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर संस्कृत बोली जाती है, कर्नाटका में है। मेरे हिसाब से कुन्नूर नाम है उसका, मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद कुन्नूर नाम है या कोई और होगा, क्योंकि वहां के थोड़े जिले वाले के नाम इतने भयंकर है कि थोड़ा याद कम रहता अपने को। एकमात्र जिला है, वहां पर लोग आज भी संस्कृत में बातचीत करते हैं। जैसे अपन मारवाड़ी या हिंदी वगैरह बोलते हैं, वो वैसे संस्कृत बोलते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा, नई शिक्षा नीति में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। मतलब प्राथमिक स्तर से संस्कृत पढ़ाई जाएगी। कारण अब ये एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि आदमी को जब तक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी, आदमी कभी भी उस चीज को नहीं अपनाएगा जो कठिन है। भाई आप में से कोई है ऐसा जिसे संस्कृत साहित्य लिया हो 11th में? चलो ये बैठे, रुचि के अनुसार कि मजबूरी के अनुसार कि स्कूल में संस्कृति था, रुचि के अनुसार। तो ये एक बैच में इतने विद्यार्थियों के हाथ उठे ना, ये बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी मिले हैं। बाकी संस्कृत लेता ही नहीं है, क्योंकि आदमी दुखी हो जाता, राम रामो रामा रामे व्याम, पता ही नहीं है क्या ये मतलब। तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये मातृभाषा के
बिना प्रयोग के सिखाई जाने वाली विधि है। सवाल क्या क्या बने वापस वापस दोहरा लो। सबसे पहली बात, प्रवर्तक सवाल आता ही नहीं है, आए तो बोकिल। शिक्षा के क्षेत्र का कथन देके पूछे गुइन, गुइन ने इसका सबसे पहले प्रयोग 1901 फ्रांस में किया था, याद रखना। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए आई थी सबसे पहले भारत में, बंगाल में टिपिंग, उसके बाद मद्रास में येट्स, उसके बाद में मुंबई में फ्रेजर। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए लाया गया था, लेकिन भारत में इसका प्रयोग हिंदी क्षेत्रों में संस्कृत सिखाने और अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी सिखाने के लिए किया गया था। मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। दो कथन सीधे सीधे सवाल है, मातृभाषा की तरह ही दूसरी भाषा किस विधि में सिखाई जाती है? प्रत्यक्ष विधि में। बिना मातृभाषा के प्रयोग किए दूसरी भाषा किसमें सिखाई जाती है? प्रत्यक्ष विधि में। मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में, याद रखना है। तो लिखो प्रत्यक्ष विधि, फिर छोटी सी प्रदर्शन विधि है उसको लेंगे। हाँ भाई, लिखिएगा प्रत्यक्ष विधि। लिखें प्रोफेसर बोकिल प्रवर्तक, प्रोफेसर बोकिल लाइन चेंज करके लिखे, प्रत्यक्ष विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1901 में गुइन ने फ्रांस में किया था। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1901 में गुइन ने फ्रांस में किया था। लाइन चेंज करके लिखे, इस विधि का मूल उद्देश्य, इस विधि का मूल उद्देश्य एक बालक को दूसरी भाषा का ज्ञान करवाना है। ज्ञान करवाना है। लाइन चेंज करके लिखे, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत मातृभाषा की तरह ही, मातृभाषा की तरह ही, मातृभाषा की तरह ही बालक को दूसरी भाषा सिखाई जाती है। दूसरी भाषा सिखाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत मातृभाषा का प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित माना जाता है। वर्जित माना जाता है। प्रत्यक्ष विधि में, प्रत्यक्ष विधि में जो भाषा बालक को सिखाई जाती है
जो भाषा बालक को सिखाई जाती है उसी में बातचीत की जाती है, उसी में बातचीत की जाती है। उसके बाद में लाइन चेंज करके लिखिएगा, भारत में इसका प्रयोग भारत में इसका प्रयोग बंगाल में टिपिंग, बंगाल में टिपिंग, मद्रास में येट्स, मद्रास में येट्स और मुंबई में फ्रेजर ने किया, मुंबई में फ्रेजर ने किया, फ्रेजर। लाइन चेंज करके लिखे, भारत में इस विधि का प्रयोग संस्कृत शिक्षण हेतु किया गया, संस्कृत शिक्षण हेतु किया गया। प्रोफेसर बॉकिल ने अपनी पुस्तक, प्रोफेसर बॉकिल ने अपनी पुस्तक ए अप्रोच टू संस्कृत में लिखा कि, ए अप्रोच टू संस्कृत में लिखा कि संस्कृत तथा हिंदी सिखाने हेतु, संस्कृत तथा हिंदी सिखाने हेतु प्रत्यक्ष विधि से उत्तम विधि नहीं हो सकती, प्रत्यक्ष विधि से उत्तम विधि नहीं हो सकती, प्रत्यक्ष विधि से उत्तम विधि नहीं हो सकती। लाइन चेंज करके लिखे, इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि, इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इसमें कौशलात्मक उद्देश्य की, कौशलात्मक उद्देश्य की उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें केवल मौखिक पक्ष पर बल दिया जाता है, हाँ। अब आ जाऊं, छोटी सी विधि है प्रदर्शन जिस पर बात करते हैं। हाँ, प्रदर्शन नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सारी जानकारियां तो इसकी नाम से पता चल जाती है।
प्र का मतलब होता है पहले, दर्शन मतलब दिखाना। जिस वस्तु की आप बालक को जानकारी देने वाले हो वो वस्तु बालक को क्या की जाती है, पहले दिखाई जाती है पूर्ण आकार में। यहां पर भी गेस्टाल्टवाद है, क्योंकि पहले मैं उस वस्तु का पूर्ण रूपेण मॉडल या मूल रूप में, ध्यान रखिएगा एक बात याद रखें, कभी भी ऐसा कहीं अनिवार्य नहीं लिखा हुआ है कि प्रदर्शन विधि में जो वस्तु या जिस वस्तु का ज्ञान करवाना हो उसे मूल रूप में ही वहां पर प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि अगर तुम्हें हाथी की संरचना बतानी है तो हाथी क्लास में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर तो व्युत्क्रम का नियम चल सकता है, बाकी हाथी क्लास में नहीं आना है। तो अपन क्या करते हैं, हाथी का मॉडल ला सकते हैं। अब बच्चों को तुम्हें ताजमहल के बारे में बताना, ऐसा थोड़ी है कि अब जाओगे वहां जाकर के 2-4 लोग जाए, 2 उधर से 2 इधर से, हाथ दिए कहां ले जा रहे हो, बच्चों को पढ़ा के वापस जाएंगे। तो उसका क्या लाते हैं, प्रतिमान लाते हैं, जिसको मॉडल कहते हैं अपन। बहुत सारी ऐसी मशीनरी होती है, छोटी होती है लेकिन बहुत महंगी होती है, वो भी मूल नहीं ला सकते। जैसे मान लो एक कैमरे की संरचना बतानी, जैसे यही कैमरा, इसकी संरचना बतानी है, तो सरकारी स्कूल में कैमरा कहां से लाए, उसके लिए मॉडल मिल जाए वो भी खूब है, तो उसको प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता, फिर जानकारी दी जाती है। दूसरी बात, प्रदर्शन विधि में जब वस्तु प्रस्तुत की जाएगी तो बालक सक्रिय रहेगा कि निष्क्रिय रहेगा, सक्रिय रहेगा। लेकिन यहां एक बात अच्छे से लेकर चलना है साथ में, यहां पर यह विधि जो है वो बाल केंद्रित तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मेरे हाथ में ये कोई मशीन है, कोई क्या मशीन ही है, अब अगर इसकी मैं तुम्हें संरचना बताऊंगा तो तुम केवल देख सकते हो, बाकी मुझसे सवाल नहीं करोगे, तुम केवल देखोगे मैं ये बता रहा हूं। जैसे ये प्रोजेक्टर है, इसके बारे में अपन बात कर लें, तो प्रोजेक्टर में आपको ये बताया जाए कि भाई इसकी लाइट है जो वहां पर पड़ती है, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे आता है, ये सारी चीजें छोटे बच्चों को बताते हैं। तो बच्चे केवल शांत बैठे रहते हैं। इसका मतलब बहुत अच्छे से सुनना, बालक जब कोई भी कार्य नहीं करता, किसी भी प्रकार की गति नहीं करता है, इसका मतलब बालक निष्क्रिय है। और निष्क्रिय जब बालक होता है तो अमूमन तौर पर वो विधि हमेशा क्या मानी जाती है, अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। लेकिन ये शिक्षक और विषय वस्तु केंद्रित होते हुए भी मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसलिए ये कथन इस विधि के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों मनोवैज्ञानिक, वो सुने। क्लास में कोई भी आप वस्तु लेके जाओगे जो बच्चों के लिए एक नई जानकारी होगी, तो तुम्हें क्या लगता है बच्चे शांति से नीरस होकर देखेंगे, उनके अंदर उत्सुकता बढ़ जाएगी। अरे क्लास में वैसे जो बच्चे बिल्कुल एकदम फ्रेशर टाइप है, जो मतलब गुजरात भूकंप के बाद की जो पैदाइश है, उन बच्चों ने स्कूल में कुछ देखा होगा, क्योंकि वो स्कूल गए तो 2006-07 के आसपास। बाकी जो उस भूकंप से पहले ही आ गए थे इस धरती पर, उस समय अपने स्कूलों में कुछ नहीं होता था। सहायक सामग्री के नाम पर एक ग्लोब होता था, वो भी केवल मैंने मेरे स्कूल की शिक्षा के दरमियान कभी एचएम की टेबल के अलावा कहीं नहीं देखा। हाँ, जब मौका मिला तब उसको घुमाने का प्रयास जरूर किया, ये गोला घूमता है कि नहीं घूमता है, ये मैंने नहीं, सबने किया जब मौका मिला है। क्योंकि स्कूल में देखो, आज के बच्चों को साधन अभाव नहीं पता, सीरियस बात करें कि साधन की जीवन में कमी क्या होती है। हमें पता है कि कुर्सी पर बैठने का स्वाद क्या होता है, वो भी गुरुजी वाली कुर्सी पर बैठने का आनंद हम जानते हैं। भाई आज के बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि उनके घर में भी इतनी महंगी महंगी कुर्सियां बच्चों के पास में, बच्चा पैदा हुआ नहीं उससे पहले कुर्सी आ जाती उसके, छोटी कुर्सी, फिर थोड़ी बड़ी कुर्सी, फिर बड़ी कुर्सी, फिर घूमने वाली कुर्सी। एक हम होते थे कभी इंटरवल में गलती से बैठ जाते थे, और बैठे भी कितने, बैठ के भी नहीं बैठे। और उसके बाद में एक दोस्त जो देख रहा, वो अपना 2 साल ब्लैकमेल करता था, सर को क्यों, छठी में कुर्सी पर बैठा था, अरे भाई वो तो कुर्सी टूट गई। और अपने गुरुजी भी इतने ही महान होते थे, छठी में बैठे हुए कुर्सी 8वीं में टूटे तो 8वीं में कूट देते। हाँ, मुझे लगा तभी कुर्सी टूटी कैसे, तू बैठा तभी टूटी थी। गुरुजी वो तो छठी में बैठा था मैं। तो वस्तु जब दिखाओगे ना तो बालकों के अंदर एक अलग सा रोमांच है। अपने चार्ट ही नहीं होते थे,
एक चार्ट होता था ऑफिस में, जिसको भी देर सवेर कभी चौक लाने का मौका मिलता तो मुंह फाड़ के ऐसे देखते थे, अच्छा ये ऐसे चित्र हैं। आजकल तो अपने कक्षा की दीवारें देखो कितनी सुंदर पुती हुई मिलेगी अपने को, छोटी कक्षाओं की। और अपने कक्षा का हाल क्या था, जिसके गेट हुआ करता था उसके खिड़की नहीं थी, जिसके खिड़की थी उसके गेट नहीं था। और कुछ स्कूलों की हालत ये थी केवल छत ही थी, दीवारें भी नहीं होती थी, राम भरोसे चलता कैसे क्या है, तो वो स्थिति थी। तो वस्तु को जब दिखाया जाएगा तो आप लिख के ले लो, बालक रोमांचित होगा। आपने लेसन प्लान दिए थे, जब फाइनल लेसन वगैरह हुए, आप मॉडल लेके गए थे, तो जो मॉडल अपना बंद होता तो बच्चों के चेहरे देखे होंगे आपने। आप बोल रहे हो बच्चों को कोई मतलब नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, वो तो ये कह रहे ये क्या, खोल फटाफट बस इसको बता दे, जो तू लाया वो बता, बाकी ब्राह्मण खत्म कर, तो ये तेरा भाषण बाद में सुन लूंगा, क्योंकि ये तो समझ में वैसे ही नहीं आना है। तो बच्चों में रोमांच जो है वो हो जाता, रोमांच पैदा हो जाता, बच्चे उत्सुक होते हैं उसको देखने के लिए। तो पहले वस्तु दिखाई जाती, फिर वस्तु की जानकारी सिखाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये विषय वस्तु और शिक्षक केंद्रित होते हुए भी मनोवैज्ञानिक विधि है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों, सोचने की बात यह है कि हिंदी में तो कोई वस्तु दिखाई नहीं जाती है। चलो कुछ संज्ञा शब्द दिखाए जाते हैं, वो तो छोटी कक्षाओं में दिखाए जाते हैं, फिर इसका प्रयोग तुम बड़ी कक्षाओं में कैसे करोगे, या प्रादर्शन विधि का प्रयोग हिंदी में कैसे किया जा सकता है। एक गद्य पाठ के दौरान जहां वस्तु नहीं है आपके पास में, एक कविता पाठ के दरमियान जहां पर कोई प्रकार का मॉडल नहीं है, कोई प्रकार का चार्ट नहीं है, फिर भी आपको प्रादर्शन विधि का प्रयोग करना, कैसे करोगे बताओ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे? ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसे? उदाहरण से, वातावरण बना के। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं, आपका उत्तर सही है। अब सुनो धैर्य से। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत प्रादर्शन विधि का प्रयोग केवल एक ही सलीके से होता है, जब आप किसी घटना का जीवंत वर्णन कर दो। जीवंत का मतलब जब घटना सुनाई जाए तो ऐसा लगना चाहिए कि घटना सुनाई नहीं जा रही है, प्रत्यक्ष हो रही है अपने सामने। जैसे इतिहास का शिक्षक आपको पढ़ाता है, मान लो हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है, और वो अगर आपकी कक्षा को रक्त रंजित बना दे, तब मान लेना कि वो प्रदर्शन विधि है। अपन भूल जाते कहां बैठे हैं, अपन हल्दी घाटी में चले जाते हैं, आपको बताया जा रहा कि वहां भाले चल रहे थे, आपको लग रहा वास्तव में भाले चल रहे हैं। वो अनुभूति जब हो जाए वो प्रदर्शन होता है। एक घटना को उसी रूप में पिरो देना। जैसे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन की बात करें, प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन की बात करें, किसी घटना को जीवंत कैसे बताया जाता है, उस कहानी का जो मूल ध्येय होता है, उसमें जो मूल रस होता है, वो निकल के अपने सामने आ जाए, वो प्रदर्शन है। जैसे आपको एक कहानी सुनानी है एक बच्चे को, छोटे बच्चों को, छोटी कक्षाओं में। एक राजा है, एक उसके पास घोड़ा है, जंगल है, एक हवेली है, और एक भूत को उसमें शामिल करना है, और बच्चों को एक कहानी सुनानी है। अब कहानी सुनाई आपने, सीधा सा कह दिया एक राजा था, जंगल में गया, वहां भूत देखा, डर गया, वापस आ गया। बारिश वारिश हो रही थी, रात हो गई, अंधेरा हो गया, फलाना ये वो। बालकों को कोई मतलब नहीं है, मतलब एक लयात्मक तरीके में नहीं कही। अब इसी बात को तुमने प्रेजेंट करने का सलीका बदला, और आपने कहा कि बहुत पुराने समय की एक बात थी, वहां एक राजा हुआ करते थे। एक रोज राजा शिकार पर गए, और जब राजा शिकार से लौट रहे थे तो शाम ढलने लगी, और उस ढलती शाम के साथ तेज अंधड़ और बारिश होने लगी। तो राजा ने सोचा क्यों ना आज जंगल में ही रात गुजारी जाए। तो राजा धीरे धीरे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि दूर तलक एक हवेली दिखाई दे रही थी। राजा उस हवेली में चले गए, विश्राम किया। लेकिन थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे रात का अंधेरा ढलता गया, रात गहराती गई, राजा को दूर तलक किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज धीरे 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 उस किले के नजदीक आ रही थी, और एक क्षण राजा ने क्या सुना कि वो आवाज बिल्कुल उनके दरवाजे के बाहर थी।
राजा उठे, लालटेन ली हाथ में और जलाकर बाहर जाते हैं। और बाहर जाके दरवाजा खोला, देखा वहां कुछ नहीं था, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। और जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, कुछ सीढ़ियां उन्होंने पार की थी तो उन्हें पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी और उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई पीछे आ रहा है। टक 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 की आवाज में कोई चल रहा था। और जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा, वहां कुछ भी नहीं था, सन्नाटा चारों तरफ। यहां पर बच्चे है ना आपके साथ फ्लो में जुड़ जाएंगे। और आपको पता, मैं कहानी सुना रहा हूं, फिर भी आपको राजा हवेली सब दिखाई दे रहे थे, हाथ में लालटेन दिखाई दे रही थी। ये होता है कहानी का प्रदर्शन, ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग हिंदी में कर सकते हैं अपन। किसी घटना का जीवंत जो वर्णन किया जाता है उसे कहते हैं प्रदर्शन। लेकिन हिंदी एक तकनीकी विषय नहीं है, ये आपको अच्छे से जानकारी है, ध्यान रखिएगा। तो प्रदर्शन में किसी वस्तु को पहले दिखाया जाता है, फिर उसके बारे में सिखाया जाता है। अरे आपने छोटे उम्र में जब अपने टीवी नहीं हुआ करता था तो ऐसे कभी कभार मौका मिल जाता टीवी देखने का, बहुत रेयर चांस में मौका मिलता था। आज के बच्चों को पूछ लो, ऐड याद नहीं है, विज्ञापन। अपने को तो पूरे ले ताल में याद था, दूध सी सफेदी निरमा साई सब कुछ याद है अपने को। ऐड ही फिक्स आते थे। एक तो वो सौंदर्य साबुन निरमा वाला, वो लुगाई हमेशा ही चश्मा पहन के घूमती रहती, फिर नाव में बैठ के चली जाती। तो हम टीवी देखते थे। आपने कभी ऐसे आदित्यवार वगैरह को कभी एक मूवी देखी, क्या उस मूवी को अगले दिन जाके अपने दोस्तों को नहीं सुनाया था? 100% सुनाया था और 5-7 बार सुनाया था। वो वास्तव में तुमने जब सुनाया था, याद करो, नैसर्गिक तरीके से सुनाने का प्रयास किया था। छोटा बच्चा जब कहानी सुनाता है तब वो गोली की आवाज भी ऐसे बोल के बताएगा, वहां गोलियां चली डिशुम डिशुम डिशुम, उसके बाद में मुक्के मारे थे उसको। तो वो जो डिशुम डिशुम आवाज दे रहे हो ना आप, वो ध्यान रखना एक नैसर्गिक अनुभूति है और वो प्रस्तुति है, ये याद रखिएगा। हेडिंग डालो प्रदर्शन, फिर इसके सिद्धांत सिखाऊंगा आगे। प्रदर्शन लिखिएगा। लिखे प्रदर्शन विधि और हेडिंग डाले और लिखना शुरू करें। प्र प्लस दर्शन, प्र धन दर्शन, अर्थात अर्थात पहले दिखाना फिर सिखाना, पहले दिखाना फिर सिखाना। लाइन चेंज करके लिखिएगा। प्रदर्शन विधि में बालक को जिस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, जिस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, उसको मूल रूप या प्रतिमान के रूप में, मूल रूप या प्रतिमान के रूप में बालकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है या प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा। मूलतः इसका प्रयोग, मूलतः इसका प्रयोग मूलतः इसका प्रयोग तकनीकी विषयों हेतु किया जाता है, तकनीकी विषयों हेतु किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखे। हिंदी शिक्षण में, हिंदी शिक्षण में
किसी घटना का जीवंत वर्णन करना, जीवंत वर्णन करना तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। बाकी की कहानी अपन आगे लेंगे।